Online students, good morning. Good morning, ma'am. Okay, so let's start today's class. What we have completed yesterday? Cardiovascular systemની anatomy અને physiology detailમાં જોઈ હતી. Then diagnostic test એના માટેનું એમાં cardiac markers, એમાં troponin, high sensitivity troponin muscle, then creatine kinase and myocardial muscle, myoglobin, then complete blood count વિશે જોયું હતું. Then blood coagulation factors, serum lipids, hemocysteine, then highly sensitive C-reactive protein વિશે જોયું હતું અને microalbuminuria વિશે. Okay, so let's do a quick revision. So we have completed anatomy and physiology of heart. Heart के 3 layers हमने देखे थे. Which 3 layers? Online students? Epicardium and endocardium. ओके, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम. फिर हमने देखा था कि एक लेयर है जो पूरे हार्ट को कवर करता है. ये तीनों लेयर्स को कवर करेगा. विच लेयर? Which layer will cover whole heart? Epicardium, myocardium, endocardium. पेरिकार्डियम हार्ट को कवर करता है. पेरिकार्डियम के भी 2 लेयर है. विच लेयर्स? ऑनलाइन स्टूडेंट्स? Parietal and visceral. पैराइटल लेयर एंड वीजरल लेयर. पैराइटल एंड वीजरल के बीच में एक कैविटी है, स्पेस है, जिसको हम बोलते हैं Mediastinum. पेरिकार्डियल स्पेस. पेरिकार्डियल स्पेस में क्या होगा? What will be there in pericardial space? Online students. पेरिकार्डियल पेरिकार्डियल फ्लूइड होगा कितना? 5 to 20 ml. 5 to 20 ml फ्लूइड होगा. ओके, देन हमने 4 चैम्बर्स देखे थे. कौन से बोलो? ऑनलाइन स्टूडेंट्स. राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल. ओके, देन हमने 4 वाल्व्स देखे थे. कौन से कौन से? Online students. Which 4 valves are there? Okay, if you हाँ बोलो. Tricuspid, bicuspid, pulmonary and aortic. ओके, ट्राइकस्पिड कौन से साइड होगा? लेफ्ट साइड. राइट साइड. राइट साइड होगा. एंड बाइकस्पिड? लेफ्ट साइड. ओके, देन हमने इलेक्ट्रिकल कंडक्शन देखा था. स्ट्रक्चर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कौन से स्ट्रक्चर्स है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, विच आर द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी? कौन से स्ट्रक्चर्स है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में जो हेल्प करते हैं हार्ट की? टेल मी इन द सीक्वेंस. SA node, AV node, bundle of His, Purkinje fibers. ओके, ऐसे नोड हमारी हार्ट का पेस मेकर है. वो ही हमारी हार्ट रेट जनरेट करता है. वो कितनी इम्पल्सेस निकाल सकता है इन 1 मिनट? 60 to 100. 60 to 100. ओके, चलो कोई पर्सन ऐसा है कि जिसका ऐसे नोड खराब हो गया, इट कैन नॉट जनरेट द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस. सो एवी नोड जनरेट कर पाएगा Yes, कितनी? 40 to 60. 40 to 60 कर सकता है. ओके,
एवी नोड के बाद सारी जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है वो बंडल ऑफ हीट्स में चली जाती है। इफ एसए नोड एंड एवी नोड दोनों काम नहीं कर रहे तो बंडल ऑफ हीट्स कर पाएगा? नो। नो, इट कैन नॉट डायरेक्टली जनरेट द इलेक्ट्रिकल इंपल्स, वो सिर्फ कैरी कर सकता है। देन बंडल ऑफ हीट्स के बाद परकिंजी फाइबर्स कैरी करते हैं। अगर एसए नोड एंड एवी नोड दोनों काम नहीं कर रहे तो फिर कौन करेगा जनरेट? परकिंजे फाइबर्स। परकिंजी फाइबर्स कितनी? 20 to 40। 20 to 40। सो ये कर सकते हैं टू लाइक कीप द हार्ट वर्किंग, बट इतना इफेक्टिव नहीं होगा कि सर्कुलेशन होगा, तो इसीलिए पेशेंट को पेस मेकर तो चाहिए ही होगा, बट ये हार्ट को एटलीस्ट वर्किंग कंडीशन में रख सकते हैं। देन हमने आर्टरीज देखी थी, कोरोनरी आर्टरीज। कोरोनरी आर्टरीज का काम क्या है, कहाँ पर? Online students, what is the function of coronary artery? To supply the blood, oxygenated blood to हार्ट। हार्ट में भी स्पेसिफिक मायोकार्डियम जो वर्किंग मसल है। सो हम मायोकार्डियम में ब्लड सप्लाई का काम करती है कोरोनरी आर्टरीज। उसकी दो मेन कोरोनरी आर्टरीज है, राइट एंड लेफ्ट। लेफ्ट की भी ब्रांचेस है, राइट की भी ब्रांचेस है। अगर वो ब्लॉक हो जाती है, व्हाट इज दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट? ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, व्हाट इज दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट? What is this very important point? कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज होगा तो मायोकार्डियल इंफेक्शन का रिस्क होगा। यस, कोरोनरी आर्टरीज है, वो मायोकार्डियम को सप्लाई करती है, तो अगर वो ही ब्लॉकेज हो गई तो पेशेंट को एमआई का रिस्क हो जाएगा। देन हमने हार्ट साउंड देखे थे, कितने होते हैं नॉर्मल? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, how many heart normal heart sounds are there? 4. Online students, I'm talking with you. Okay, so there are two normal sounds, S1 and S2, and two abnormal sound, S3 and S4. But S3 में conditions है कि कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं, एंड खास करके 30 ईयर से छोटे जो पेशेंट होते हैं उनमें समटाइम्स वो नॉर्मल भी होता है विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन, बट हम उसको एबनॉर्मली कंसिडर करेंगे। S1 साउंड, जो लब साउंड हम बोलते हैं, लब एंड डब साउंड, तो S1 साउंड कब आपको सुनाई देगा? S1 साउंड कब जनरेट होता है? यस, जब एवी वाल्व, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड क्लोज होते हैं, तब हमें S1 साउंड सुनाई देता है। S2 साउंड कब सुनाई देगा? दूसरे दो वाल्व, यस। सो दूसरे दो जो सेमिल्यूनर वाल्व है, पल्मोनिक एंड ओवोटिक वाल्व, वो क्लोज होंगे तो हमें S2 साउंड सुनाई देगा। S3 साउंड कब सुनाई देता है? ओके, सो रीगर्जिटेशन होता है, जो वाल्व है एवी वाल्व वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहे हैं, देयर इज रीगर्जिटेशन ऑफ द ब्लड। सो जब वेंट्रिकुलर रीगर्जिटेशन होता है तब सुनाई देता है, हार्ट फेलियर हो तब सुनाई देता है। S4 साउंड कब सुनाई देगा, ऑपोजिट टू रीगर्जिटेशन? यस, सो जब स्टेनोसिस हो जाते हैं वाल्व, जो दोनों एवी वाल्व है वो स्टेनोसिस हो जाते हैं, ओपन नहीं हो पाते अच्छे से, सो वो ब्लड जाता है बट आगे नहीं जा पा रहा है, वापस से आ रहा है स्टेनोसिस की वजह से, तो S4 साउंड सुनाई देंगे। इट ऑल्सो इट कैन बी ऑल्सो हर्ड इन कार्डियक हाइपरट्रॉफी, वेंट्रिकुलर वॉल्व पर इंजरी हुई है, ऐसे सब कंडीशन में भी सुनाई देगी, बट ये दो याद रखना कि रीगर्जिटेशन में S3, स्टेनोसिस में S4। देन हमने हार्ट रेट देखी थी, नॉर्मल हार्ट रेट, एवरीवन नोज व्हाट इज द नॉर्मल हार्ट रेट? 60 to 100 बीट्स पर मिनट। टैकीकार्डिया कब बोलेंगे? मोर देन 100। ब्रेडिया ओके, लेस देन 60। फिर हमने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम देखा था। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मींस विच इज नॉट अंडर आवर कंट्रोल। वो हमारी बॉडी ही, हमारा ब्रेन ही कंट्रोल कर सकता है, हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो हार्ट जो रेट है, हार्ट बीटिंग है, वो हम नहीं कंट्रोल कर सकते कि 2 मिनट हम रेस्ट करेंगे, फास्ट करेंगे, वी कैन नॉट डू दैट। सो वो
हमारा ब्रेन ही कंट्रोल करेगा, तो उसमें दो सिस्टम वर्क करती है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में भी, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक कैसे वर्क करेगी? हाउ द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम विल वर्क? पैरासिम्पैथेटिक ન્યુરોટ્રાન્સમીટર્સ છે એ એસિટાઇલકોલાઇન રિલીઝ કરે છે એના લીધે જે હાર્ટ રેટ છે એ ડિક્રીઝ થાય છે પછી કોન્ટ્રેક્ટિવિટી અને કંટ્રેક્ટિવિટી એની Decrease. डिक्रीज Okay. થાય છે पैरासिम्पैथेटिक का काम है सब कुछ डिक्रीज करना। तो अगर पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स ऐसा डिटेक्ट कर रहे हैं कि बॉडी में प्रेशर बढ़ गया है, हार्ट रेट बढ़ गई है, तो वो अचानक से पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स एक्टिवेट हो जाएंगी और वो एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेंगे, दैट इज एसिटाइलकोलिन। उसका काम क्या है? हार्ट रेट कम करना। हार्ट रेट कैसे डिपेंड करती है? कंडक्शन पर, इलेक्ट्रिकल। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, सो हार्ट रेट कम हो जाएगी, कॉन्ट्रेक्टिलिटी भी कम हो जाएगी, अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा। सो ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम है। व्हाट हाउ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम विल वर्क? वो कैसे एक्टिवेट होती है? चलो बोलो। જે sympathetic हार्ट रेट डिक्रीज होगी तब न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा, उसकी वजह से हार्ट रेट बढ़ेगी। यस। तो जब भी हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट कम हो जाती है, तो सिंपैथेटिक नर्वस जो नर्व फाइबर्स है, नर्वस सिस्टम है, वो एक्टिवेट हो जाएगी और वो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेंगी, लाइक एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन। तो ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो गए, वो क्या करेंगे? हार्ट की कॉन्ट्रेक्टिलिटी बढ़ाएंगे, कंडक्शन बढ़ाएंगे, तो अल्टीमेटली हार्ट रेट भी बढ़ेगी। वैसो कंस्ट्रिक्शन भी करवाते हैं तो ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होगा। फिर हमने देखा था कि हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर कैसे कंट्रोल होता है। सो देर आर हाउ मेनी मैकेनिज्म विच कंट्रोल्स द ब्लड प्रेशर? एक तो था बैरो रिसेप्टर, दूसरा स्ट्रेच रिसेप्टर, तीसरा रेनिन, रेनिन, एंड चौथा हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। यस। सो बैरो रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं स्पेसिफिकली सबसे ज्यादा? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कैरोटिड साइनसिस, मतलब जो कैरोटिड आर्टरी है वहां पर होंगे, एंड आर्च ऑफ अोर्टा में बैरो रिसेप्टर्स ज्यादा होता है। बैरो रिसेप्टर्स कैसे एक्टिवेट हो जाएंगे? वो आर्टरीज में है तो कैसे एक्टिवेट हो जाएंगे? बैरो रिसेप्टर्स कब एक्टिवेट होते हैं? बैरो रिसेप्टर्स कब एक्टिवेट होते हैं? स्टिमुलेशन कब होता है उनका? You have not done the revision, right? प्रेशर इंक्रीज होगा तो रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे और इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? इंक्रीज। नो। जब प्रेशर कम होता है आर्टरीज में तब बैरो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं एंड इट इंक्रीजेस द हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर। वो बैरो रिसेप्टर से एक बार एक्टिवेट हो जाएंगे तो वो ब्रेन को सिग्नल देंगे, ब्रेन कुछ भी करेगा, हार्मोन सिक्रीट करेगा, रेनिन सिक्रीट करेगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट करेगा, बट एनी हाउ अवर बॉडी विल इंक्रीज द ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट। सो बैरो रिसेप्टर्स जब ब्लड प्रेशर कम होता है तब स्टिम्युलेट हो जाता है। अगर एक बार स्टिमुलेट हो गया, ब्लड प्रेशर हार्ट रेट दोनों बढ़ गया है, तो फिर बैरो रिसेप्टर्स का जो स्टिमुलेशन था वो अब कम हो जाएगा एंड अल्टीमेटली हार्ट रेट अगर ज्यादा है तो बैरो रिसेप्टर स्टिमुलेट नहीं होंगे एंड हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। स्ट्रेच रिसेप्टर्स कहाँ पर होते हैं? इंफीरियर एंड सुपीरियर वीना केवा एंड राइट एट्रियम में स्ट्रेच रिसेप्टर्स होंगे, वो कब एक्टिवेट होंगे? सेम है। कैसे चेंजेस? डिक्रीज और इंक्रीज? यस। जब ब्लड प्रेशर कम है, सर्कुलेटिंग वॉल्यूम कम होगा, चलो पेशेंट को ब्लीडिंग है, हाइपोटेंशन, डिहाइड्रेशन कुछ भी है, सो सर्कुलेशन में प्रेशर कम हो गया है, सो स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाएंगे एंड इट विल एनी हाउ बाय
स्टिमुलेटिंग द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, कुछ भी करके हमें वो हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर इंक्रीज करेंगे, हार्ट रेट इंक्रीज करेंगे। अगर एक बार इंक्रीज हो गया तो फिर स्ट्रेच रिसेप्टर से उसका काम बंद हो जाएगा, सो अल्टीमेटली वो कम हो जाएगा ब्लड प्रेशर एंड। देन हमने देखा था एडीएच। एडीएच कब वर्क करता है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन सिक्रीशन कब होगा? एंटी डायूरेटिक हार्मोन का काम क्या है? वाटर रिटेंशन। वाटर रिटेंशन करना। तो वो कब सिक्रीट होता है? स्पेसिफिक बोलो। एडीएच वाटर रिटेंशन की जरूरत कब पड़ेगी? एडीएच का मतलब है हाइपोवोलेमिया। हाँ, हाइपोवोलेमिया, जब प्रेशर सर्कुलेटिंग वॉल्यूम कम है। सर्कुलेटिंग वॉल्यूम कम हो जाएगा तो बीपी भी कम होगा, राइट? सो ये जो है एडीएच वो सिक्रीट होना स्टार्ट होगा, इट विल स्टिम्युलेटेड, एंड वो सिक्रीट होके वाटर को रिटेन करके अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर बढ़ाएंगे। बढ़ जाता है तो सेम उसका सिक्रीशन बंद हो जाता है, सो वो कम करेंगे। रेनिन। रेनिन कैसे वर्क करता है? रास सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम। रेनिन का काम क्या है? रेनिन, व्हाट विल द रेनिन डू? कैसे इंक्रीज करेगा? डायरेक्टली तो रेनिन वर्क नहीं करता है, डायरेक्टली हमारा बीपी इंक्रीज नहीं करवाता है रेनिन। रेनिन कैसे काम करता है, उसका स्टेप है। Read it properly. It's not angiotensin. angiotensin वो जीन थी कन्वर्ट angiotensin 1 માં કન્વર્ટ થાય છે અને જે angiotensin 1 છે તે angiotensin 2 માં કન્વર્ટ થઈ into lungs જાય છે અને lungs કન્વર્ટ lungs માં एंजियोटेंसिन और जो एंजियोटेंसिन 2 है वो लंग्स में से ही निकलता है, सो वो जो लंग्स में से निकला हुआ एंजियोटेंसिन 2 है उसमें कन्वर्ट होगा। लेट मी शो यू। देखो ये रेनिन है, रेनिन का काम क्या है? एंजियोटेंसिनोजन था, उसको कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन 1 में। तो रेनिन के बिना ये कन्वर्जन नहीं होगा। फिर ये एंजियोटेंसिन 1 है, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन 2। वो कहां से आया? इट डिराइव फ्रॉम द लंग्स, लंग्स में से ये आया था। सो ये कन्वर्ट होगा, फिर लंग्स में से ये निकलेगा, विदाउट डायरेक्टली ये नहीं हो सकता। एंड ये क्या करेगा? इट विल स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ aldosterone। aldosterone का काम क्या है? इट इज अ मिनरलोकॉर्टिकॉइड। उसका काम क्या है? वाटर सोडियम रिटेंशन एंड पोटेशियम एक्सक्रीट करना। सो हमें तो अभी वाटर की बात करें, सो वाटर एंड सोडियम रिटेन होगा तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। सो दिस इज हाउ, जब बॉडी में ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, सो हमने ये देखा बैरो रिसेप्टर, स्ट्रेच रिसेप्टर ये एक्टिवेट हो जाएंगे और रास सिस्टम एक्टिवेट हो जाती है, और रास सिस्टम ब्लड प्रेशर इंक्रीज करने में हेल्प करेगी। अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो फिर रास सिस्टम एक्टिवेट नहीं होगी, वो एक्टिवेट नहीं होगी तो ब्लड प्रेशर कम रहेगा। सो दिस इज हाउ आवर ब्लड प्रेशर इज कंट्रोल्ड इन आवर बॉडी। देन हमने वेस्क्यूलर सिस्टम देखा था। मेजर आर्टरी, आर्टरीज के बाद आती है आर्टीरियोल्स, आर्टीरियोल्स के बाद आएगी कैपिलरीज, जो टिश्यूज के आसपास होती है छोटी छोटी, वहां पर एक्सचेंज होगा, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का एक्सचेंज होगा, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट का एक्सचेंज होगा। फिर वो सब जो आगे है कैपिलरीज जो कैरी करके आगे निकल दी जाएगी, देन इट विल मर्ज इनटू द वेन्यूल। वेन्यूल मर्ज होगी वेन्स में, और बिटवीन दैट कैपिलरी बेड लिम्फेटिक कैपिलरीज भी होती है, जो अगर सीपेज हुआ है तो वो एक्स्ट्रा फ्लूइड भी कैरी करके वेन्यूल्स में ड्रेन कर देगी। सो पूरा वॉल्यूम जो वेस्ट प्रोडक्ट वाला था वो वापस से हार्ट में जाएगा, फिर ऑक्सीजनेटेड होगा एंड अगेन इट विल रिटर्न टू द टिश्यू। सो ऐसे पूरा फ्लो एक वर्क करता है। फिर हमने डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स देखी थी, उसमें फर्स्ट टेस्ट था कार्डियक मार्कर्स। कार्डियक मार्कर्स मतलब जब हार्ट में कुछ प्रॉब्लम होता है तो ब्लड में कुछ स्पेसिफिक इंक्रीज हो जाता है, जिसको हम मार्कर्स बोलते हैं कि जो इंक्रीज हो जाएंगे। तो फर्स्ट हमने देखा ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन एक प्रोटीन है जो मसल्स में होता है, मसल्स आर मेड अप ऑफ ट्रोपोनिन, राइट? सो ट्रोपोनिन सी, कार्डियक ट्रोपोनिन आई, कार्डियक ट्रोपोनिन टी। सी स्पेसिफिक हार्ट के लिए नहीं है, सो इसीलिए हम आई एंड टी देखते हैं, राइट? सो जब भी मायोकार्डियल इंजरी होती है, पेशेंट को मायोकार्डियल इंफेक्शन हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई मायोकार्डियम को नहीं मिला, इसलिए पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट नहीं, सॉरी, हार्ट अटैक हुआ, एमआई हुआ, राइट? चेस्ट पेन अचानक से हुआ। सो जैसे ही मायोकार्डियल डैमेज हुआ ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई, ये ट्रोपोनिन आई एंड ट्रोपोनिन टी इंक्रीज हो जाएंगे। ट्रोपोनिन आई विद इन आवर्स इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही पेशेंट को एमआई का अटैक आता है, 3 घंटे के अंदर अंदर ट्रोपोनिन आई ब्लड में बढ़ जाएगा।
एंड वो इंक्रीज कितने दिन तक रहता है, 7 से 10 दिन तक वो हाई लेवल ही, हाई वैल्यूज ही रहेगी। नॉर्मल वैल्यू ऑफ ट्रोपोनिन आई 0.35 से भी कम होनी चाहिए, एंड ट्रोपोनिन टी की नॉर्मल वैल्यू है 0.1 नैनोग्राम से भी कम। सो अगर वो इंक्रीज हो जाता है, तो अगर आप किसी के ब्लड टेस्ट में आपको नॉर्मल वैल्यूज याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको रेफरेंस दिया जाएगा। सो अगर आप क्वेश्चन के अंदर पढ़ते हो कि ट्रोपोनिन आई एंड ट्रोपोनिन टी बढ़ गया है, सो डायरेक्टली यू हैव टू थिंक दैट पेशेंट को एमआई हुआ है, देयर इज अ कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज है, सो ये हुआ है। देन हमने देखा HSTNT, हाई सेंसिटिविटी ट्रोपोनिन। ये एक ऐसा टेस्ट है कि ट्रोपोनिन ही एलिवेट होगा, बट वो जो नॉर्मल ट्रोपोनिन टी का टेस्ट करते थे, तो अगर वो ज्यादा एलिवेट होगा तब हमें पता चलेगा कि ये एलिवेटेड है। बट व्हाट इफ उसको थोड़ा एलिवेट होने में टाइम लगेगा, लाइक हमने देखा कि विद इन 3 आवर्स वो एलिवेट होगा। बट व्हाट इफ हमें इमीडिएट चेक करना है, थोड़े भी चेंजेस हुए कि नहीं, लोअर लेवल्स पे भी हमें पता चल रहा है कि नहीं, तो उसके लिए हम HSTNT करेंगे। थोड़ा भी इंक्रीज होगा, मतलब इट इज वेरी मच लो, कंप्लीटली एलिवेट नहीं है, उससे बहुत कम है, बट थोड़ा भी चेंजेस होगा विद इन 60 to 90 मिनट्स, घंटे 1.5 घंटे में भी हमें पता चल जाएगा कि पेशेंट को एमआई है। वी डोंट हैव टू वेट फॉर 3 आवर्स टू गेट इट इंक्रीज। हम अगर हमें अर्ली डायग्नोस करना है तो हम HSTNT करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि पेशेंट को एमआई है। अगर नॉर्मल ट्रोपोनिन टी टेस्ट करोगे आप, तो एलिवेटेड नहीं आएंगे शायद, तो फिर हम लाइक हमारे से गलती हो जाएगी, हम ऐसा सोचेंगे कि एलिवेटेड नहीं है, एंड वी विल थिंक दैट पेशेंट डज नॉट हैव एमआई। सो हमें उस टाइम, अगर पेशेंट को रिसेंट ही अगर चेस्ट अटैक, मतलब चेस्ट पेन हुआ है, हार्ट अटैक हुआ है, तो हम ये HSTNT करेंगे, तो हमें इजीली जल्दी पता चलेगा। फिर हमने CKM भी देखा, क्रिएटिनिन काइनेस। तो उस वो भी कब एलिवेट होता है, जब पेशेंट को हार्ट अटैक आता है, एमआई वॉल डैमेज हो जाती है। सो उसके एलिवेशन 18 घंटे में पीक पर हो गए, वो एलिवेट होना स्टार्ट तो हो जाता है, जैसे ही एमआई होगा, मायोकार्डियल लेयर डैमेज होगा, वो एलिवेट होना स्टार्ट हो जाएगा, बट आफ्टर 18 आवर्स इट विल ऑन द पीक, सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी 18 आवर्स में, फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली वो डिक्रीज होना स्टार्ट होता है। सो उसकी नॉर्मल रेंज है 2 to 6, अगर 6 से एलिवेटेड है, मतलब पेशेंट को एमआई हुआ है, पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ है, एंड कोरोनरी आर्टरी डिजीज है। फिर हमने देखा मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन इट इज आल्सो मसल ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन है, जो मसल्स में ही होता है। सो वो सिर्फ कार्डियक मसल्स में नहीं होगा, हमारी बॉडी के सारे मसल्स में मायोग्लोबिन होता है। सो जब भी कोई भी मसल डैमेज होगा, ड्यू टू हैवी एक्सरसाइज, ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजनेटेड सप्लाई, कोई भी मसल डैमेज होगा, तो मायोग्लोबिन ब्लड के अंदर इंक्रीज हो जाएगा, एंड 7 घंटे बाद वो फटाफट से फिर डिक्रीज भी हो जाता है। सो अगर कोई पर्सन का मायोग्लोबिन इंक्रीज है, तो हम सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ ओनली मायोग्लोबिन हम ऐसा नहीं बोल सकते कि पेशेंट को कार्डियक इंजरी हुई है। वो कार्डियक स्पेसिफिक नहीं है, मसल इंजरी, कोई और भी मसल इंजरी की वजह से भी मायोग्लोबिन बढ़ सकता है। सो इट इज नॉट कार्डियक स्पेसिफिक। फिर हमने CBC देखा था, कंप्लीट ब्लड काउंट। कंप्लीट ब्लड काउंट में हमने RBC देखा था। कौन सी कंडीशन में रेड ब्लड सेल्स RBC डिक्रीज हो जाते हैं? यस, रूमेटिक हार्ट डिजीज है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है, तब RBC काउंट डिक्रीज हो जाएंगे। देन कौन सी कंडीशन में इंक्रीज हो जाते हैं? जब बॉडी में ऑक्सीजन कम है। सो RBC, Continuous और inflammatory। हाँ, सो RBC का काम क्या है? ऑक्सीजन को कैरी करना। RBC के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, वो कैरी करता है, सो इनडायरेक्टली RBC ऑक्सीजन कैरी करेंगे। सो जब भी इनएडिक्वेट ऑक्सीजन होगा, तब RBC इंक्रीज हो जाते हैं। WBC काउंट कब इंक्रीज होंगे? whenever there is inflammatory or infectious conditions, तो WBC काउंट इंक्रीज हो जाते हैं। MI के बाद भी WBC काउंट इंक्रीज हो जाते हैं। ओके, देन हिमेटोक्रिट लेवल बढ़ गए हैं, मतलब पेशेंट डिहाइड्रेटेड है, वॉल्यूम पानी निकल गया है बॉडी में से डिहाइड्रेशन की वजह से, इसीलिए हिमेटोक्रिट ज्यादा लग रहा है हमें। हिमेटोक्रिट बढ़ा नहीं था, बट ज्यादा इसीलिए लग रहा है। देन कब डिक्रीज हो जाता है हीमोग्लोबिन एंड हिमेटोक्रिट? जब ब्लड लॉस होता है, सिर्फ फ्लूइड नहीं, ब्लड भी लॉस हो रहा है पेशेंट को, एंड पेशेंट अनेमिक है, तब भी हीमोग्लोबिन हिमेटोक्रिट लो होगा। फिर हमने देखा था ब्लड कोएगुलेशन फैक्टर्स। ओके, जब भी कोई पर्सन को लाइक एमआई होता है,
कोरोनरी आर्टरी में प्लेग फॉर्मेशन हो गया है, सो ड्यू टू दैट इंफ्लेमेटरी रिएक्शन जनरेट होगा, कोरोनरी आर्टरी में प्लेग है, सो वहां पर WBCs आ जाएंगे, प्लेटलेट्स आ जाएंगे, और प्लेटलेट सर्कुलेट होगी, प्लेटलेट ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो हम उसको बोलेंगे इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट्स, ज्यादा हो गया है तो उसकी वजह से कोएगुलेशन फैक्टर्स भी ज्यादा आएंगे, अगर हम ब्लड टेस्ट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि प्लेटलेट्स बढ़ गए हैं, सो उससे क्लॉट फॉर्मेशन होने का भी रिस्क ज्यादा है। अगर किसी पर्सन को कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, प्लेग फॉर्मेशन हो गया है, तो उसको वहां पर प्लेटलेट अक्यूमुलेट हो गए, WBC अक्यूमुलेट हो गए और ज्यादा ब्लॉक कर देगी आर्टरीज, तो वो एक रिस्क है। देन हमने सीरम लिपिड देखा था, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में कौन कौन सी चीजें चेक करते हैं हम, व्हाट वी चेक इन लिपिड, यस then which lipoproteins, online students, what do we check in lipid profile test, अगर डॉक्टर ने बोला है कि लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करना है तो क्या क्या चेक होता है लिपिड प्रोफाइल में? कोलेस्टेरॉल, ट्राइग्लिसराइड, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन एंड लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। यस, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, HDL, LDL। कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, LDL अगर इंक्रीज है, इसका मतलब कि पेशेंट को कभी भी कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो सकता है, वो ब्लड लिपिड ज्यादा है तो कभी भी वो प्लेग फॉर्मेशन हो सकता है या तो हो गया है इसलिए ज्यादा है, एंड HDL डिक्रीज हो जाएगा तब वो रिस्क ज्यादा है, सो HDL ऑपोजिट है, उसकी नॉर्मल वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। फिर हमने देखा था होमोसिस्टिन, ब्लड के अंदर अगर होमोसिस्टिन के लेवल ज्यादा होंगे तो फिर इट इंडिकेट्स दैट पेशेंट को कार्डियोवेस्कुलर रिस्क ज्यादा है, उसकी नॉर्मल वैल्यू हमने देखी थी 4.5 to 11.9, नो नीड टू रिमेम्बर दिस वैल्यू, आपको रेफरेंस दिया जाएगा। फिर हमने देखा था HSCRP, हाईली सेंसिटिव सी रिएक्टिव प्रोटीन, सो नॉर्मल CRP, सिर्फ CRP की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, व्हाट इज द नॉर्मल वैल्यू ऑफ CRP? What is the normal value of CRP? 2000 mg per liter. Sorry? I cannot hear you properly. Please. Yes. हाँ, सो CRP की वैल्यू 10 से भी कम होनी चाहिए। HSCRP की नॉर्मल वैल्यू क्या है? लेस देन 1, लेस देन 1 होना चाहिए। सो CRP कब इंक्रीज होता है? हाँ, हमारी बॉडी में कहीं पे भी इंफेक्शन और इन्फ्लेमेशन होगा तब CRP बढ़ जाएगा। सो HSCRP में भी सेम है, जब भी कुछ इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होती है, लाइक MI हुआ है, CAD कोरोनरी आर्टरी डिजीज हुआ है, तो प्लेग फॉर्मेशन होगा, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन जनरेट हो जाएगी तो हमें पता चल जाएगा। सो अगर 3 से भी ज्यादा है उसका मतलब कि पेशेंट को रिस्क है हार्ट डिजीज होने का। नाउ टेल मी द डिफरेंस बिटवीन CRP एंड HSCRP। एक डिफरेंस तो पता है, उसकी वैल्यू अलग है, दूसरा CRP એ સ્ટાન્ડર્ડ CRP સિગ્નિફિકન્ટ જે ઇન્ફ્લામેશન છે, જે ઓટોઇમ્યુન ડિસઓર્ડર છે એને ડિટેક્ટ કરવા થાય, અને જે HSCRP છે હાઈ સેન્સિટિવિટી એ કાર્ડિયોવાસ્ક્યુલર જે ડિસીઝ છે એને મેજર કરવામાં, એનું ઇન્ફ્લામેશન ओके કે જે લો ગ્રેડનું ઇન્ફ્લામેશન હોય મેજર કરવામાં। ओके एंड अनदर थिंग, अनदर डिफरेंस, एक तो ये डिफरेंस है कि हमारी बॉडी में कोई भी इंफ्लेमेटरी रिएक्शन हो रहा है, वेदर इट इज ऑटो इम्यून इन्फेक्शन कुछ भी है तो हम CRP करते हैं। HSCRP हमें कार्डियक स्पेसिफिक है, नो डाउट HSCRP हम दूसरे कंडीशंस में भी यूज कर सकते हैं बट उसको कार्डियक से रिलेटेड हम ज्यादा यूज करते हैं। देन दूसरा डिफरेंस, मतलब yes, online students, another difference, any other students who has find it out? एक हमने वैल्यूज में डिफरेंस देखा, एक उसका फंक्शन कि कब यूज होता है वो देखा, तीसरा डिफरेंस क्या है उसके नेम से ही पता चलता है, इट इज हाईली सेंसिटिव। CRP कब एलिवेट होगा, कब हमें CRP देखेंगे, सोचो
it should be always less than 10. It should be always less than 10, right? हमें पता है नॉर्मल CRP. So अगर कोई पेशेंट को इन्फेक्शन है, अभी उतना ज्यादा नहीं है इन्फेक्शन, अभी वो इन्फ्लामेटरी कंडीशन स्टार्ट हो गई है, जरूरी नहीं है कि CRP एलिवेट हो जाएंगे, सो हम उतना जल्दी डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, बट HSCRP थोड़ा भी इन्फ्लामेशन होगा तो वो एलिवेट हो जाएंगे. सो इट इज हाईली सेंसिटिव. कम से कम वैल्यू में, लोअर वैल्यूज में भी हमें पता चल जाएगा कि पेशेंट को इन्फ्लामेटरी प्रोसेस बॉडी में हो रही है. इट इज हाईली सेंसिटिव कंपेयर टू नॉर्मल CRP. सो ये हमने देखा था. फिर हमने देखा था माइक्रो एल्ब्यूमिन्यूरिया. सो जब एल्ब्यूमिन क्या है, वो एक प्रोटीन है जो हमारी बॉडी में सारे जो स्केलेटल सिस्टम मसल्स है, कार्डियक मसल है, विच आर मेड अप ऑफ मसल्स, उसमें एल्ब्यूमिन होगा. जब वो डैमेज होगी तो एल्ब्यूमिन रिलीज होता है एंड वो यूरिन में से लीक होगा. It indicates that cardiovascular disease has patient is having a cardiovascular problem, but it is not specific. कोई भी मसल डैमेज होता है तो भी माइक्रो एल्ब्यूमिनूरिया होता ही है. सो इट इज नॉट कार्डियोवास्कुलर स्पेसिफिक, बट उसमें यूज किया जा सकता है. जस्ट लाइक मायोग्लोबिन हमने देखा था, वो कार्डियक स्पेसिफिक नहीं है, बट हार्ट के डायग्नोसिस में हम यूज तो कर सकते हैं. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? एनी क्वेश्चंस? Yes or no? Okay. So let's study about electrolytes. Electrolytes के टेस्ट से भी हमें पता चल जाता है कि whether a patient is having a problem or not, because electrolytes indirectly heart से related है. Let's study about that. So potassium वो तो बहुत important है heart के लिए. सारे electrolytes specific to one organ है. So potassium is related with heart. potassium में थोड़े भी changes होंगे, immediately heart affect हो जाएगा. So पोटेशियम में हाइपोकैलेमिया हो गया है. हाइपोकैलेमिया मींस, न्यू स्टूडेंट्स विल स्पीक. हाइपोकैलेमिया मींस यस, लो लेवल ऑफ पोटेशियम. सो जब भी हाइपोकैलेमिया होगा, इट causes increased cardiac instability, ventricular dysrhythmias and increased risk of digoxin toxicity. Yes, जब भी पेशेंट को हाइपोकैलेमिया होता है, जो कार्डियक एक्टिविटी है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है जो हार्ट की, वो अनस्टेबल हो जाएगी. सो डिसरिथमियास होंगे, वेंट्रिकुलर डिसरिथमियास हमें देखने को मिलेंगे एंड डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी का भी रिस्क बढ़ जाता है. ओल्ड स्टूडेंट्स टेल मी व्हाट इज डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी? व्हाट इज डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी? डिजॉक्सिन क्या है? हार्ट फेलियर वाले क्लाइंट को हम डिजॉक्सिन मेडिकेशन देते हैं. अगर पेशेंट को हाइपोकैलेमिया हो गया तो डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी हो सकती है, मतलब ब्लड में डिजॉक्सिन की लेवल बढ़ जाएंगे एंड इट विल क्रिएट द टॉक्सिसिटी. सो ये अच्छी बात नहीं है, उससे हार्ट रेट बहुत ज्यादा लो हो जाती है. अगर 60 से कम होती है हार्ट रेट तो भी हम डिजॉक्सिन नहीं दे सकते. सो जस्ट इमेजिन डिजॉक्सिन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो इट विल कॉज द ब्रेडिकार्डिया एंड पेशेंट कैन डाई. सो हाइपोकैलेमिया, डिजॉक्सिन चल रही है कोई भी पेशेंट को तो हाइपोकैलेमिया नहीं होना चाहिए. हाइपोकैलेमिया की वजह से डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी हो सकती है. इन हाइपोकैलेमिया अगर हम ईसीजी देखें पेशेंट का, तो ईसीजी में क्या देखने को मिलेगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा. पोटेशियम एंड ईसीजी चेंजेस याद रखने पड़ेंगे. सोडियम और कैल्शियम और उसके ईसीजी चेंजेस याद नहीं रहेंगे तो चलेगा, बट वी हैव स्टडीड दिस ईसीजी चेंजेस ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइट्स इन चैप्टर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स. हमने ऑलरेडी स्टडी किया था. एंड इफ यू कैन नॉट रिमेंबर, मैग एजुकेशन के पेज पर ऑलरेडी एक रील है पोटेशियम की, आपको याद रखनी पड़ेगी. सो आपको वो पूछेंगे एग्जाम में. सो हाइपोकैलेमिया में ईसीजी में क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे? देयर विल बी फ्लैट एंड इन्वर्जन ऑफ टी वेव. जस्ट इमेजिन जो हमारी नॉर्मल ईसीजी वेव है PQRST, सो जो टी वेव है वो या तो फ्लैट हो जाएगी या तो इनवर्ट हो जाएगी. ऐसे बम्प की जगह नॉर्मल टी वेव ऐसी होती है, इंस्टेड ऑफ दैट इट विल बी फ्लैट और इन्वर्टेड, उल्टी हो जाएगी. एंड देयर विल बी अपीयरेंस ऑफ ई वेव एंड ST डिप्रेशन. यू वेव दिखेगी. PQRST के बाद एक एक्स्ट्रा वेव देखने को मिलेगी, दैट इज यू वेव, जो स्पेसिफिक हाइपोकैलेमिया में ही देखने को मिलती है. एंड ST जो सेगमेंट है वो भी डिप्रेस हो जाएगी, वो भी नीचे की तरफ चली जाएगी. This is about hypokalemia. Next is hyperkalemia. Hyperkalemia causes asystole and ventricular dysrhythmias. asystole हो सकता है, हार्ट रेट बंद, मतलब कम्प्लीटली बंद हो जाएगी हार्ट एक्टिविटी, एंड वेंट्रिकुलर डिसरिथमियास भी हो सकते हैं. सो हाइपर एंड हाइपो बोथ आर लाइफ थ्रेटनिंग.
इन हाइपरकैलेमिया ईसीजी में क्या चेंजेस होंगे ये आपको याद रखना होगा. देयर विल बी टॉल पीक्ड टी वेव्स. उसमें हाइपो में क्या होता था, वो फ्लैट हो जाता था या इन्वर्ट हो जाता था. इसमें एकदम टॉल हो जाएंगे. सो टॉल पिक टी वेव्स हो जाएंगे. क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एकदम वाइड हो जाएगा एंड पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाएंगे. पी वेव फ्लैट हो जाएगी. ईसीजी चेंजेस, इसी से ईसीजी पर से भी हमें पता चल जाएगा दैट पेशेंट इज एक्सपीरियंसिंग हाइपरकैलेमिया. सो ये हो गया पोटेशियम के बारे में. नेक्स्ट है सोडियम. सोडियम डायरेक्टली कौन से ऑर्गन को अफेक्ट करता है? सोडियम डायरेक्टली कौन से ऑर्गन को अफेक्ट करता है? ब्रेन. ब्रेन को अफेक्ट करता है, राइट. सो व्हाई वी आर स्टडीइंग इट दिस इन हार्ट, लेट्स सी. सो सीरम सोडियम लेवल डिक्रीज हो जाता है व्हेन द पर्सन यूजेस डायूरेटिक्स. अगर कोई पर्सन डायूरेटिक्स यूज कर रहा है तो उसके सीरम सोडियम लेवल डिक्रीज हो जाएंगे. द सीरम सोडियम लेवल विल डिक्रीज इन हार्ट फेलियर इंडिकेटिंग वाटर एक्सेस. जब पेशेंट का हार्ट फेल हो जाता है तब आपने देखा होगा कि कंजेशन ऑफ वाटर हो जाता है, पानी फ्लूइड अक्यूमुलेट हो जाता है. सो ऐसी सिचुएशंस में भी सोडियम डिक्रीज हो जाएगा. तब अगर आपको सोडियम लेवल चेक करके पता चल, जरूरी नहीं है कि सिर्फ हार्ट फेलियर में सोडियम वाटर एक्सेस हो जाता है. लीवर फेलियर, किडनी फेलियर सारे में होता है. बट एक लिंक तो है हार्ट के साथ कि अगर पेशेंट का सोडियम कम है तो दैट इज इंडिकेशन कि उसका शायद हार्ट फेलियर है. ओके, नेक्स्ट है कैल्शियम. कैल्शियम कौन से ऑर्गन को डायरेक्टली अफेक्ट करता है? बोन्स. नो, नॉट डायरेक्टली बोन्स. बोन्स है कैल्शियम के लिए इंपॉर्टेंट, कैल्शियम एंड बोन्स. बट ऑर्गन कौन सा अफेक्ट होता है अदर देन बोन्स? Without calcium, it cannot work properly. हाइपो एंड हाइपर कैल्सियमिया हो जाएगा तो बोन्स में इतनी जल्दी हमें कुछ होने को देखने को नहीं मिलेगा. बट कौन सा ऑर्गन है वो इजीली अफेक्ट हो जाता है ड्यू टू चेंजेस इन द कैल्शियम लेवल? ऑल स्टूडेंट्स, हमने ये मसल्स एंड बहुत, मसल्स. मसल्स, यस मसल्स, कैल्शियम की वजह से मसल्स अफेक्ट होते हैं. एंड वी नो मायोकार्डियम इज अ मसल. तो हमें पता है कि कैल्शियम की वजह से मसल अफेक्ट होते हैं, तो मायोकार्डियम भी एक मसल ही है. सो वो भी अफेक्ट हो जाएगा तो हार्ट पर असर होगी ड्यू टू कैल्शियम. सो हाइपोकैल्सीमिया, अगर हाइपोकैल्सीमिया होगा, कैल्शियम लेवल कम हो जाएगा तो मसल एक्टिविटी कैसी होगी? whenever there is hypocalcemia मसल एक्टिविटी कैसी हो जाती है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, we have studied this in endocrine. In- Increased है sir. इंक्रीज होती है जब कैल्शियम लेवल कम होता है, मसल एक्टिविटी इंक्रीज होती है. सो ड्यू टू हाइपोकैल्सीमिया इट कैन कॉज वेंट्रिकुलर डिसरिथमियाज, प्रोलॉन्ग एसटी एंड क्यूटी इंटरवल्स एंड कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है बिकॉज इतने ज्यादा मसल स्पाज्म हो गए. सीवियर हाइपोकैल्सीमिया में हमने देखा है कि पेशेंट को टीटेनी हो जाता है. टीटेनी मतलब ट्विचिंग होना स्टार्ट हो जाता है. ट्रूसो साइंस एंड चॉस्टिक साइंस देखने को मिलेंगे हमें. सो हार्ट भी उतने ज्यादा लाइक टीटेनी एक्सपीरियंस कर रहा है कि प्रॉपरली बीट नहीं हो पा रहा है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है. हाइपरकैल्सीमिया होगा तो भी मसल एक्टिविटी कैसी होगी? इंक्रीज. हाइपरकैल्सीमिया होगा तो मसल एक्टिविटी कैसी होगी? Decrease. डिक्रीज हो जाएगी. सो मसल एक्टिविटी कम होगी तो हार्ट में भी चेंजेस होंगे बिकॉज वो भी एक मस्क्यूलर ऑर्गन है. सो इट कैन कॉज अ शॉर्टन एसटी सेगमेंट एंड वाइड टी वेव. इसके अगर आपको ईसीजी चेंजेस याद नहीं रहेंगे तो चलेगा, पोटेशियम वाले याद रखने हैं. देयर विल बी वाइडन टी वेव एंड एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक होगा. टेकीकार्डिया या तो ब्रेडिकार्डिया कुछ भी हो सकता है. डिजिटालिस हाइपरसेंसिटिविटी हो सकती है. डिजिटालिस एक हर्बल रेमेडी है जो पेशेंट लेते हैं तो उसकी भी हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है. डिजिटालिस क्या है? डिजॉक्सिन ही है बट वो एक
लाइक ऐसा बोल सकते हैं हम कि वो हर्बल प्रिपरेशन में से लेते हैं। सो डिजॉक्सिन की बात हो रही है तो उसकी हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है एंड कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है ड्यू टू लो एक्टिविटी। सो ये कैल्शियम की वजह से ये चेंजेस होंगे। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस की वजह से, फॉस्फोरस डायरेक्टली किसी को भी अफेक्ट नहीं करता बट फॉस्फोरस एंड कैल्शियम आर एनिमीज टू ईच अदर। सो फॉस्फोरस लेवल चेंज हो गए तो उसकी वजह से कैल्शियम भी इंटरप्ट हो जाएगा। अगर फॉस्फोरस इंक्रीज हुआ तो कैल्शियम भी इंक्रीज हो जाएगा, decrease होगा। yes, so phosphorus level should be interpreted with calcium level because kidneys retain or excrete them in inverse relationship। अगर कैल्शियम रिटेन हो रहा है तो फॉस्फोरस नहीं होगा, फॉस्फोरस रिटेन हो रहा है तो कैल्शियम नहीं होगा, दोनों साथ में नहीं देखने को मिलेंगे। सो वो चेक करना होगा, उससे भी हमें पता चल जाएगा। बिकॉज कैल्शियम ऑटोमेटिकली अफेक्ट होगा तो कैल्शियम के फिर हमने पता देखा कि हार्ट पर क्या असर होती है। फिर आया मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में भी a low level of magnesium can cause ventricular tachycardia and fibrillation। मैग्नीशियम के लेवल कम हो जाएंगे तो ventricular tachycardia होगा, fibrillation होगा। ECG changes that may be observed with hypomagnesemia include tall T waves and depressed ST segment। अगर hypomagnesemia होगा तो ECG में क्या चेंजेस होगा? मैग्नीशियम भी मसल्स को ही अफेक्ट करते हैं बट ना कैल्शियम जितना नहीं करते हैं, बट वो भी मसल को ही अफेक्ट करते हैं। सो heart is also a muscular organ, so magnesium की वजह से tall T waves and ST segments depress हो जाएंगे। High magnesium level can cause muscle weakness। just like हाइपर कैल्सियमिया हमने देखा थी, हाइपर कैल्सियमिया होता था तो मसल एक्टिविटी कम हो जाती थी, वीकनेस होता था। हाइपोकैल्सियमिया में मसल एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती थी। तो मैग्नीशियम में भी सेम है, कैल्शियम इंक्रीज, मैग्नीशियम इंक्रीज होगा तो मसल एक्टिविटी कम हो जाएगी, मैग्नीशियम डिक्रीज होगा तो मसल एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। सो हाई लेवल ऑफ मैग्नीशियम, हाइपर मैग्नीशियमिया कैन कॉज मसल वीकनेस, हाइपोटेंशन एंड ब्रेडिकार्डिया। ईसीजी चेंजेस हाइपरमैग्नेसिया में क्या होंगे? सो प्रोलॉन्ग्ड पीआर इंटरवल एंड वाइडन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग होगा, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वाइड हो जाएगा। नेक्स्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, electrolyte and mineral imbalances can cause cardiac electrical instability that can result in life threatening dysrhythmias। yes, ये इलेक्ट्रोलाइट जो चेंजेस हो रहे हैं हमने देखा, पोटेशियम डायरेक्टली हार्ट पर अफेक्ट कर रहा है, देन कैल्शियम मसल्स पर अफेक्ट कर रहा है, मैग्नीशियम भी इनडायरेक्टली मसल्स पर कर रहा है, फॉस्फोरस भी कैल्शियम के रिलेटेड है। सो सोचो कि अगर ये इलेक्ट्रोलाइट और मिनरल इम्बैलेंस हुआ तो डायरेक्टली हार्ट पर असर हो सकता है एंड दिस इज लाइफ थ्रेटनिंग। अगर बहुत ज्यादा असर हो गया, डिसरिथमियाज हो गया तो पेशेंट की जान भी जा सकती है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मॉनिटर इलेक्ट्रोलाइट एंड मिनरल्स, दैट इज व्हाई इट इज मेंशन इन द रेड पॉइंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट है BUN, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। BUN कब इंक्रीज हो जाता है या डिक्रीज हो जाता है? चलो, BUN कब इंक्रीज हो जाता है? ओके, सो वो कब हाई होता है? हमने अभी, हाँ, यस, सो हमने देखा था कि जब यूरिन प्रोडक्शन कम हो जाता है, मतलब यूरिन प्रोडक्शन कम हुआ है, ओलिग्यूरिया है, सो डिहाइड्रेशन में भी BUN बढ़ता है एंड ऐसी कुछ कंडीशन जिसमें यूरिन बाहर नहीं निकल रहा है अच्छे से तो वेस्ट प्रोडक्ट शायद अंदर रहेंगे तो उसमें भी BUN एलिवेट हो जाता है। सो लेट्स सी, द BUN, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, इज एलिवेटेड इन हार्ट डिसऑर्डर सच एज हार्ट फेलियर एंड कार्डियोजेनिक शॉक दैट रिड्यूसेस द रीनल सर्कुलेशन। किडनीज को काम करने के लिए ऑक्सीजन रिलेटेड ब्लड तो चाहिए, पर पेशेंट का हार्ट फेलियर है या तो कार्डियोजेनिक शॉक हुआ है तो फिर किडनीज को अच्छे से ब्लड सप्लाई नहीं मिल रहा है, वो अच्छे से काम नहीं कर पा रही है। सो ड्यू टू दैट देयर विल बी ओलिग्यूरिया, वेस्ट प्रोडक्ट क्लियर नहीं होगा बॉडी में से एंड देयर विल बी इंक्रीज्ड BUN, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, अमोनिया, सब कुछ इंक्रीज हो जाएगा बिकॉज किडनी काम नहीं कर रही है, बिकॉज हार्ट काम नहीं कर रहा है। हार्ट ही काम नहीं करेगा तो सारे मेजर ऑर्गन्स का काम बंद हो जाएगा, वहां कौन ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कहाँ से मिलेगा विदाउट हार्ट। सो ये सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। blood glucose, blood glucose, an acute cardiac episode can elevate the blood glucose level। जब सडनली अचानक से कुछ कार्डियक एपिसोड होता है, पेशेंट को हार्ट अटैक आया चलो अचानक से, सो तब ड्यूरिंग दैट पीरियड ब्लड ग्लूकोज एलिवेट हो जाता है। क्यों? बिकॉज बॉडी अचानक से स्ट्रेस में चली गई एंड जब भी हमारी बॉडी स्ट्रेस में चली जाती है देयर इज द सिक्रीशन ऑफ कॉर्टिसोल, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और वो सब सिक्रीट होंगे तो उसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है BNP, बी टाइप नाइट्रियूरेटिक
peptide. So let's see what is this. BNP is released in response to atrial and ventricular stretch. It serves as a marker for heart failure. जब हार्ट फेलियर हो जाता है तब लाइक एट्रिया एंड वेंट्रिकुलर बहुत हार्ड ट्राई कर रहे थे अपना, बहुत उसने मतलब क्या किया कि हार्ट अच्छे से वर्क नहीं कर रहा था, दे आर वर्किंग सो हार्ड, सो ज्यादा स्ट्रेच होने की वजह से वो जो मसल्स है उसमें से ये बी टाइप नेट्री यूरेटिक पेप्टाइड रिलीज होते हैं. सो बीएनपी कब रिलीज होंगे? जब एट्रिया एंड वेंट्रिकुलर ज्यादा स्ट्रेच होंगे. तो अगर कोई पेशेंट के ब्लड में बीएनपी के लेवल ज्यादा है, इट इंडिकेट्स दैट पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम हार्ट फेलियर. नॉर्मल बीएनपी शुड बी लेस देन 100 नैनोग्राम पर एमएल. 100 से भी कम होना चाहिए. जितना लेवल ज्यादा होगा, द हायर द लेवल द मोर सीवियर द हार्ट फेलियर. जितना हार्ट फेलियर ज्यादा, मतलब जितने लेवल ज्यादा उतना ज्यादा हार्ट फेल है, हार्ट अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है. नेक्स्ट है चेस्ट एक्सरे. चेस्ट एक्सरे से भी हमें पता चल सकता है कि हार्ट की लोकेशन क्या है. व्हाट all in this. So radiography of the chest is done to determine the anatomical changes such as size. हार्ट डायलेटेड हो गया है, हाइपरट्रॉफी ड्यू टू हार्ट फेलियर, डायलेटेड हो गया है कि नहीं, साइज पता चलेगी, सिलहॉट पता चलेगा, सिलॉटी पता, मतलब सिलॉटी पता चलेगा, एंड पोजीशन पता चलेगा. आपने देखा है नॉर्मल पोजीशन हार्ट की क्या होती है? व्हाट इज द नॉर्मल पोजीशन ऑफ हार्ट? हार्ट कहाँ पर होता है? मीडियास्टिनम, हाँ उसकी जगह है, बट कौन सी साइड, लेफ्ट और राइट? हार्ट इज लोकेटेड एट विच साइड? Left. ओके. कभी आपने ऐसा सुना है कि कुछ पेशेंट्स में दूसरी साइड, ऑपोजिट साइड होता है, राइट साइड हार्ट? हैव यू एवर हर्ड अबाउट दिस? होता है ऐसा कभी? हो सकता है ऐसा कि किसी का हार्ट राइट साइड है, ऐसा हो सकता है? यस और नो? इज Rare. इट पॉसिबल? यस और नो? Yes. यस. ऐसी कंडीशन है जिसमें कुछ पेशेंट्स ऐसे होंगे कि जिसको राइट साइड होगा, तो वो कंडीशन को क्या बोलते हैं हम? मेडिकल टर्मिनोलॉजी फॉर दैट, व्हेन द हार्ट इज लोकेटेड एट राइट साइड. एनी आइडिया? No. It is called as dextrocardia. Dextrocardia means the patient is having heart on the right side. इसको हम डेक्स्ट्रोकार्डिया बोलते हैं. जिसको राइट साइड हार्ट होता है, डायरेक्टली उसमें ऐसा लिखा होता है कि पेशेंट इज हैविंग डेक्स्ट्रोकार्डिया. लेफ्ट साइड होगा तो उसके लिए मेडिकल टर्मिनोलॉजी क्या है? इट इज कॉल्ड एज लीवोकार्डिया. लीवो मतलब लेफ्ट, डेक्स्ट्रो मतलब राइट. सो ये साइड की पोजीशन पता चलेगा. नेक्स्ट व्हाट इज सिलहॉट? सिलहॉटे मतलब बॉर्डर. हम अगर चेस्ट एक्सरे करते हैं तो चेस्ट एक्सरे में लंग्स भी तो दिखेंगे हमें. सो चेस्ट एक्सरे ऐसा होता है. अगर आप गूगल करोगे तो आपको इमेजेस देखने को मिल जाएंगे. सो ऐसे चेस्ट एक्सरे होता है. एक ये कैविटी होगी जहां पर हार्ट होगा, राइट? हार्ट का पूरा स्ट्रक्चर होता है. सो अगर कोई पेशेंट ऐसा है कि जिसको पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो गया है. पेरिकार्डियल इफ्यूजन मीन्स व्हाट इज पेरिका? Online students, what is pericardial effusion? What is pleural effusion? What is pleural effusion? Fluid collection in pleural fluid space. So what is pericardial effusion? Fluid collection in pericardial space. हाँ. सो ये पेशेंट का पेरिकार्डियल मतलब हार्ट. हम अगर नॉर्मल पेशेंट का एक्सरे देखेंगे तो एक्सरे देख के हमें भी पता चल जाएगा, दो वी आर नॉट अ रेडियो टेक्नीशियन, तो भी हमें पता चलता है कि ये लंग्स की बॉर्डर है, ये हार्ट है, पूरा हम बॉर्डर से डिस्टिंग्विश कर पाएंगे. बट कुछ ऐसी कंडीशंस है कि जिसमें हार्ट आप बॉर्डर इमेजिन ही नहीं कर पा रहे हो ड्यू टू दैट फ्लूइड अक्यूमुलेशन. आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे कि कहाँ से हार्ट है, कहाँ से लंग स्टार्ट हो रहा है. तो उसको हम बोलते हैं सिल आउट. जब
हार्ट की आप प्रॉपर बॉर्डर, सील आउट मतलब बॉर्डर दिखना, बट नहीं दिख रही है मतलब पेशेंट को कुछ प्रॉब्लम है, सो वो भी चेस्ट एक्सरे में से पता चल जाएगा। अगर पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो गया जिसको हम बोलते हैं कार्डियक टेम्पोनेट, सो ऐसी कंडीशंस में भी हमें चेस्ट एक्सरे में दिख जाएगा। सो जब भी चेस्ट एक्सरे करना होता है, इंटरवेंशन क्या करते हैं हम, पेशेंट को प्रिपेयर करेंगे, प्रोसीजर एक्सप्लेन करेंगे, क्यों कर रहे हैं वो सब हम समझाएंगे पेशेंट को कि ये करना होता है। ज्वेलरी पेशेंट ने पहनी है, कोई भी चेस्ट एरिया में मेटल का कुछ भी है, वो सब कुछ रिमूव करना होगा। एंड इंश्योर करना है पेशेंट इज नॉट प्रेग्नेंट। उसको पूछ लेना है, पहले हमने रीड पॉइंट आगे ही देखा था, इज देयर एनी चांस दैट शी इज प्रेग्नेंट और शी इज गोइंग टू बी प्रेग्नेंट। सो सब कुछ लाइक पूछ लेना है, फिर ही हम एक्सरे करेंगे, otherwise we cannot do the x-ray. Okay, so let's take a short break. उसके बाद हम देखेंगे ECG, प्रॉपर ECG पूरा स्टडी करेंगे. Let's take a short break of 10 minutes. Online students, please come back from break. Should we start now? Online students. Yes, ma'am. Okay, so let's start with ECG. ECG आपको पता ही होगा, PQRST क्या होता है. So हम पेशेंट को जो भी कोई भी कार्डियक कंडीशन वाला कार्डियक पेशेंट हो, ECG तो हम पहले करते हैं. So ECG, this is a common non-invasive diagnostic test that records the electrical activity of heart and it is used for detecting the cardiac dysrhythmias. हमें पता चल जाएगा कोई भी डिसरिथमियास होगा, नॉर्मल ये रिदम है, अगर इससे कुछ भी एबनॉर्मल हो जाता है तो हम बोलते हैं डिसरिथमियास. द लोकेशन एंड एक्सटेंट ऑफ एमआई है कि नहीं वो भी पता चल जाएगा. कार्डियक हाइपरट्रॉफी एंड इवेल्युएशन फॉर द इफेक्टिवनेस ऑफ कार्डियक मेडिकेशंस, कुछ मेडिकेशंस ले रहा है डिसरिथमियास के लिए तो वो अच्छे से वर्क कर रही है कि नहीं, वो भी हमें ECG से पता चल जाएगा. सो इंटरवेंशंस क्या करेंगे हम ECG करने से पहले, डिटरमाइन द क्लाइंट्स एबिलिटी टू लाई स्टिल. पेशेंट को जब भी हम ECG करते हैं, पेशेंट को एकदम शांति से पड़े रहना है. पेशेंट जितना हिलेगा, वाइब्रेशंस होंगे, अच्छे से ECG नहीं आएगा. एडवाइज द क्लाइंट टू लाई स्टिल. पेशेंट शांति से सो ऐसे पड़ा रहे, वैसा पेशेंट को एडवाइस करना है. We have to advise the patient that patient has to breathe normally and refrain from talking during the test. पेशेंट को बोलना है शांति से पड़े रहना है, नॉर्मली ब्रीथिंग करना है जैसे आप रेगुलर करते हो, एंड बोलना नहीं है, बातें नहीं करना है, शांति से चुपचाप पड़े रहना होगा. Reassure that client that the electrical shock will not occur. Yes, अगर कोई पेशेंट ऐसा है कि जो फर्स्ट टाइम ECG करवा रहा है, सो आप उसको ऐसे इलेक्ट्रोड्स जो आप लगाओगे इलेक्ट्रोड्स और वो सब अप्लाई करोगे तो उसको ऐसा लगेगा कि मुझे शॉक लगेगा. सो पेशेंट को बोलना है कि कुछ भी नहीं होगा, इट विल नॉट गिव यू द शॉक. एंड डॉक्यूमेंट एनी कार्डियक मेडिकेशन द क्लाइंट इज टेकिंग. ECG करते वक्त आपने पेशेंट से हिस्ट्री पूछी, पेशेंट बोल रहा है कि मुझे ये मेडिसिन मैं ले रहा हूँ, तो वो भी आपको डॉक्यूमेंट करना होगा दैट पेशेंट इज टेकिंग दिस मेडिकेशन एंड ऑल दिस थिंग्स. सो कोई भी कार्डियक मेडिकेशन ले रहा हो तो आपको लिखना होगा. सो दिस इज अबाउट ECG. ये नॉर्मल ECG है. दिस इज P वेव. सो यहाँ से जहां से P वेव स्टार्ट होती है, दिस इज P, ये QRS एंड ये T वेव है. दिस इज नॉर्मल ECG एंड इसको हम बोलेंगे PR इंटरवल. P स्टार्ट होगा एंड जहां पर खत्म होता है, P से Q तक जो पूरा इंटरवल है दैट इज PR इंटरवल. देन ये जो है दिस इज PR सेगमेंट. ये पूरा ये PR इंटरवल हुआ, इतना PR सेगमेंट है. देन ये पूरा QRS, उसको हम बोलते हैं QRS कॉम्प्लेक्स. ये वर्ड्स याद रखने होंगे बिकॉज बार बार आपको ऐसा ही लिख के आएगा, PR सेगमेंट, डिप्रेस, एलिवेटेड, इन प्रोलॉन्ग, ऐसा सब वर्ड्स आएंगे तो ये आपको पता होना चाहिए. देन जहां पर ये S खत्म होता है, T स्टार्ट होता है, सो बीच का जो है वो ST सेगमेंट होगा. एंड Q से लेके पूरा T एंड होता है, वहां तक हम बोलेंगे QT इंटरवल. ये चीजें क्या नोटिफाई करते हैं वो हम आगे स्टडी करेंगे. एंड आपने देखा होगा ECG ऐसे बॉक्स में ही होता है, पूरा बॉक्स वाली जो पूरा पेज होता है उसमें छोटे 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 बॉक्सेस होते हैं. ये बॉक्सेस बड़े हो गए, ये बड़े बॉक्सेस बनाएंगे, देन उसके बाद और बॉक्सेस होते हैं, तो पूरा ECG पेपर ऐसे ही होता है. सो लेट्स स्टडी अबाउट ECG, basics of ECG, box 53.1. So an ECG reflects the electrical
activity of the cardiac cells and records the electric activity at a speed of 25 mm per second. ECG काम क्या करता है, जो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, कि जैसे शॉक आया तो हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, वो सब हुआ तो हार्ट की एक्टिविटी रिकॉर्ड करता है, एंड कितनी स्पीड पर, तो 25 mm per second की स्पीड पर वो रिकॉर्ड करता है. And ECG strips consist of horizontal line representing the second and vertical lines representing the voltage. Okay. ECG में आप देख रहे हो तो सारी ECG पूरे पेज में आपको कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस दिखेंगी, ये सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस है एंड ये सारी वर्टिकल लाइंस है, राइट. सो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या डिटरमाइन करती है, टाइमिंग, कि कितना टाइम लगता है एक ECG को ऐसे कंप्लीट होने में. एंड जो वर्टिकल लाइंस है कि कितनी हाइट पर जो वेव्स है वो जा रही है, सो इट इंडिकेट्स द वोल्टेज. देखो QRS सबसे टॉल है, मतलब जब QRS, ये QRS क्या डिटरमाइन करता है कि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, सो वोल्टेज सबसे हाई होगा, सो इसीलिए उसका एकदम पीक हो गया. सो जो वर्टिकल लाइंस है वो वोल्टेज डिस्क्राइब करती है एंड जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो टाइम डिस्क्राइब करती है. Each small square represents 0.04 second and each large square represents 0.2 second. So देखो ये पूरे बॉक्सेस है, बॉक्स के अंदर भी बॉक्स है, तो एक बॉक्स 0.04 सेकेंड का है. सो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो ये 0 सेकेंड, यहाँ पर होगा 0.04, फिर 4 का टेबल 0.08, फिर 4 टू जाइड 4 3 12, 0.12 होगा, देन यहाँ पर 0.16 होगा एंड 4 5 20, तो 0.2. सो आपने देखा एक बॉक्स 0.04 का था और ये बड़ा बॉक्स 0.2 का हुआ. सो ये पूरे देखेंगे तो ये बड़े बड़े बॉक्स है, उसमें 2 का टेबल याद रख रहे हैं, 0.2 0.4 0.6 0.8 एंड 1 सेकेंड. ये 1 सेकेंड के 1 2 3 4 5 टेबल अगर बॉक्सेस मिलेंगे तब 1 सेकेंड का होगा. छोटे छोटे बॉक्सेस है 0.2 के और उससे भी छोटे हैं वो 0.04 सेकेंड्स के बॉक्सेस होते हैं. अंडरस्टैंड ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस और नो? यस और नो? Yes, ma'am. ओके. नेक्स्ट जो पी वेव है, अब हम देखेंगे सब चीजें क्या इंडिकेट करती है. सो पी वेव रिप्रेजेंट्स एट्रियल डीपोलराइजेशन. व्हाट इज डीपोलराइजेशन? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, व्हाट इज डीपोलराइजेशन? Contraction. कॉन्ट्रैक्शन. सो पी वेव क्या इंडिकेट करती है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट होंगे. जब एट्रिया, दोनों एट्रिया ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तब पी वेव हो जाती है, मतलब एट्रियास कॉन्ट्रैक्ट हुए, राइट. सो पी वेव रिप्रेजेंट्स एट्रियल डीपोलराइजेशन. द पी आर इंटरवल, जो पी आर पूरा इंटरवल है जहां से क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स स्टार्ट होता है, पी वेव स्टार्ट होके क्यूआरएस होता है, तो बीच का जो पूरा पीरियड है, इमेजिन करो पी आर इंटरवल क्या है. सो लेट मी शो यू, तो आपको पता चले. दिस इज पी आर इंटरवल, ऑरेंज वाला नीचे दिख रहा है वो पी आर इंटरवल. तो वो क्या नोटिफाई करता है, द पी आर इंटरवल रिप्रेजेंट्स द टाइम इट टेक्स एन इम्पल्स to travel from atria through the atrioventricular node, bundle of His and bundle branches of Purkinje fibers. एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होंगे. एट्रिया कब कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब ऐसे नोड अचानक से इंपल्स जनरेट करेगा तब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होंगे. फिर होता है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन. सो वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन कब होगा, जब वेंट्रिकल्स में करंट जाएगा तब. करंट वेंट्रिकल्स में कैसे जाएगा, ऐसे नोड से एवी नोड से बंडल ऑफ हीस एंड बंडल ऑफ हीस से पर्किंजी फाइबर्स. फिर होता है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन. वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स. क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होगा उसका मतलब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए, बट उसको टाइम तो लगेगा ना ट्रैवल करने में. सो पूरा पी से लेके जब तक पी वेव के बाद क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नहीं आता, तो बीच का पूरा जो पीरियड है, इट इंडिकेट्स दैट इंपल्स इज ट्रैवलिंग. सो ऐसे नोड से एवी नोड तक गई, फिर बंडल ऑफ हीस, देन पर्किंजे फाइबर तक गई. सो ये जो पूरा रूट है जहां पर इंपल्स ट्रैवल करती है, इट इज पी आर इंटरवल. और पीआर इंटरवल कितना टाइम लगता है इंपल्स को ट्रैवल होने में, 0.1 सेकेंड टू 0.2 सेकेंड, उतने में इंपल्स ट्रैवल हो जाएगी. फिर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स स्टार्ट होगा, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल. नेक्स्ट है पीआर इंटरवल. Okay, the PR interval is measured from the beginning of P wave to the end of PR segment. PR interval कहाँ से मेजर करते हैं, जैसे ही P wave स्टार्ट हुई, मतलब
क्यों ऐसे नोड से जैसे इंपल्स स्टार्ट होगी एट्रिया तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो पीआर पूरा इंटरवल जैसे ही पी वेव स्टार्ट होती है पीआर सेगमेंट पूरा खत्म होता है, वहां तक का पूरा इंटरवल होता है पीआर इंटरवल, जहां पर पूरा इलेक्ट्रिकल इंपल्शन ट्रैवल करेगा। उसके बाद आता है जैसे ही वहां पर ट्रैवल करके पर्किंजी फाइबर्स तक पहुंचेगा, फिर जो वेंट्रिकल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गए, तो हम उसको बोलते हैं क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट्स द वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या नोटिफाई करता है कि वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए। नॉर्मल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ड्यूरेशन रेंज फ्रॉम 0.04 to 0.1 सेकेंड। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, क्यूआरएस वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट होने में कितना टाइम लगता है? 0.04 सेकेंड टू 0.1 सेकेंड जितना टाइम लगता है टू get the contractions. The Q wave represents the first negative deflection in the QRS complex and reflects the initial ventricular septal depolarization. देखो अब क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ध्यान से देखोगे तो क्यू वेव थोड़ा डिप्रेस हो रहा है, फिर वो एलिवेट होता है एंड फिर वो डिप्रेस होता है। सो जस्ट इमेजिन अगर आपको जंप करना होता है तो आप थोड़ा बैठते हो देन जंप लगाते हो, तो सिमिलरली वो ऐसी ही बात हो रही है। वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले ये दो वेंट्रिकल्स से बीच में सेप्टम है, सो ये दोनों वेंट्रिकल्स वॉल्व उनकी कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले सेप्टम कॉन्ट्रैक्ट होगा एंड सेप्टम कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे। सो स्टार्टिंग में थोड़ा डिप्रेशन होगा, इट इंडिकेट्स दैट सेप्टम्स आर कॉन्ट्रैक्टिंग एंड देन आर जैसे ही आर पर जाएगा मतलब दोनों वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए। ये कॉन्सेप्ट समझना, हाँ ये इंपॉर्टेंट है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, तभी आपको आगे जाके ईसीजी रीडिंग आएगा। अगर ये ही नहीं पता चलेगा कि क्या चीज क्या इंडिकेट कर रही है तो आपको ईसीजी रीडिंग नहीं आएगा। सो मेक अ नोट, पी का मतलब क्या है, पी आर का मतलब क्या है, क्यूआरएस का मतलब क्या है, वो नोट्स बनाकर लिख दो। So the Q wave appears the first negative deflection and QRS in that QRS complex, and उसका मतलब क्या है कि septal depolarization हुआ, septal contraction हुआ। Then the R wave is the first positive deflection in the QRS complex। जो R wave है वो positive deflection है, मतलब ऊपर जा रहा है। And the S wave appears as a second negative deflection in the QRS complex। S भी देखो तो थोड़ा contraction होने के बाद थोड़ा नीचे जाता है, so वो भी एक QRS complex में दो negative deflection है, एक positive deflection है। Then आता है J point। The J point marks the end of QRS complex and the beginning of ST segment। जो J पॉइंट है वो क्या इंडिकेट करता है कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स खत्म हुआ एंड एसटी सेगमेंट चालू हुआ। तो J पॉइंट कहां पर होगा, कोई मुझे बताएगा? इट विल बी हियर, इसको हम J पॉइंट बोलेंगे। देखो यहाँ पर QRS, अगर सिर्फ मुझे P बनाना है तो मैं ऐसे P बनाऊंगी, राइट, ये P वेव है। मुझे QRS बनाना है तो मैं ऐसे QRS बनाऊंगी, यहां तक बनाऊंगी। सो ये पूरा QRS हो गया, तो ये पॉइंट क्या है, वो J पॉइंट है। J पॉइंट क्या इंडिकेट करता है कि QRS कॉम्प्लेक्स खत्म हो गया, अब यहां से ST सेगमेंट चालू हुआ। सो दैट इज कॉल्ड एज J पॉइंट इन द ECG। Okay. The QRS duration is measured from the end of the PR segment to the J point। QRS कॉम्प्लेक्स कहां से कहां तक मेजर करते हैं? PR सेगमेंट जहां पर खत्म होगा, यहां से PR सेगमेंट खत्म हुआ, सो PR सेगमेंट जहां से खत्म होगा वहां से J पॉइंट तक जो भी है दैट इज कॉल्ड एज QRS कॉम्प्लेक्स। ओके, नेक्स्ट है ST segment। ST segment represents the early ventricular repolarization। मतलब ऑनलाइन स्टूडेंट्स, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन मतलब Relaxation. रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, बट अर्ली, अभी रिलैक्स होना स्टार्ट हुए, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद रिलैक्स हो रहे हैं। सो एसटी सेगमेंट है, जब तक टी वेव नहीं आ जाती तब तक का बीच का जो एसटी सेगमेंट है इट इंडिकेट्स दैट वेंट्रिकल्स आर going to relax, so it indicates early ventricular repolarization, and the T wave represents ventricular repolarization and ventricular diastole। T wave है, T wave मतलब ventricles अब completely relaxed हो गए हैं, it indicates the relaxation of ventricles। ड्यूरिंग टी वेव एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स दोनों रिलैक्स होते हैं, राइट, एंड फिर एट्रिया फिर से कॉन्ट्रैक्ट होंगे पी वेव में। टी वेव के बाद पी वेव आ जाएगी, सो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होंगे। सो द यू वेव मे फॉलो द टी वेव। कुछ एबनॉर्मल ईसीजी में टी वेव के बाद आता है यू वेव।
यू वेव कब दिखता है हमें? इन विच कंडीशन यू कैन आइडेंटिफाई यू वेव? हमने अभी स्टडी किया था। विच इलेक्ट्रोलाइट, विच एबनॉर्मालिटी? पोटेशियम हाइपर, हाइपो, Hypokalemia. hypokalemia, low level of potassium में U wave दिखती है. So sometimes the U wave may follow the T wave. A prominent U wave may indicate an electrolyte imbalance such as hypokalemia. The QT interval represents the ventricular refractory time or the total time required for ventricular depolarization and repolarization. देखो Q से लेके T तक का इंटरवल, मतलब उसमें QRS कॉम्प्लेक्स भी आ गया, T भी आ गया, नीचे स्काई ब्लू दिख रहा है, QRS कॉम्प्लेक्स एंड T वेव. सो QT इंटरवल क्या इंडिकेट करता है कि this is the time in which the ventricles get contract and relax. पूरा वेंट्रिकल की पूरी एक्टिविटी आ गई उसमें. QT इंटरवल में वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होके पूरा रिलैक्स होने तक का जो भी टाइम है उसको हम बोलेंगे QT इंटरवल. ओके, देन the QT interval normally lasts 0.3 second to 0.4 second. So QT interval जिसमें ventricles contract होंगे and relax होंगे. So ventricle को contract होने में and relax होने में total time कितना लगता है? 0.3 to 0.4 second. Time याद रखने की जरूरत नहीं, but इतना याद रखना है कि what does P wave indicate, PR क्या indicate करता है, QRS क्या indicate करता है, ST segment क्या है, and what is the QT interval. So ये सब चीजें याद रखनी होगी. But it varies with the client's heart rate, age and gender. QT interval हमने देखा कि इतना टाइम लगता है वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट होने में, रिलैक्स होने में, बट इट डिपेंड्स कि पर्सन की हार्ट रेट क्या है. हार्ट रेट फास्ट होगी तो टाइम थोड़ा कम लगेगा, हार्ट रेट स्लो है तो टाइम ज्यादा लगेगा. सो वो डिपेंड करता है हार्ट रेट क्या है, एज क्या है. जितनी एज कम होगी उतनी हार्ट रेट ज्यादा होती है, जितनी एज ज्यादा होगी हार्ट रेट स्लो होती जाती है. सो हार्ट रेट पर डिपेंड करता है, एज पर डिपेंड करता है, जेंडर पर डिपेंड करता है. सो उसके अकॉर्डिंग QT इंटरवल अलग अलग हो सकता है. अंडरस्टूड अबाउट द ECG? यस और नो? ECG का बेसिक पता चल गया है? आई एडवाइज यू टू रीड इट प्रॉपरली एट होम. उसको समझना है क्या है ECG, तभी आगे जाके हमें ECG इंटरप्रिटेशन आना चाहिए. आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया, आपको ECG की स्ट्रिप दी गई होगी, उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है दैट व्हाट इज दिस, कौन सा डिसरिथमिया है पेशेंट को, वो आपको समझना होगा. तो इसके लिए ये समझना जरूरी है. सो प्लीज रीड इट केयरफुली एट होम. नोट्स बना लेना कि क्या क्या इंडिकेट करता है. ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट ECG. नेक्स्ट है हॉल्टर मॉनिटरिंग. हॉल्टर मॉनिटरिंग मतलब क्या, किसी को पता है? Any idea what is Holter monitoring? Yes or no? Okay. Holter monitoring, you can see the image here. आपको जो इमेज दिख रहा है पेशेंट का ECG मॉनिटर करते हैं, बट जो नॉर्मल ECG है उससे क्या डिफरेंट है? नॉर्मल ECG में पेशेंट आपके पास आएगा हॉस्पिटल में, फिर आप उसको सुलाओगे, ECG मॉनिटर करोगे, खड़ा करके भेज दोगे फिर निकाल कर. हॉल्टर मॉनिटरिंग कंटिन्यूअसली 24 घंटे के लिए हम मॉनिटर करेंगे. तो 24 घंटे तक तो पेशेंट को सुला के नहीं रख सकते. सो ये एक ऐसा डिवाइस आता है जो पेशेंट ऐसे अपने, जो कैप्सूल एंडोस्कोपी और उसमें कैसा था कि पेशेंट पहन के रखता है बेल्ट पर, वैसे बेल्ट पर पहन के रखेगा और इलेक्ट्रोड सारे लगाए हुए होंगे. एंड पेशेंट अपना रेगुलर जो काम करता है, ऑफिस जाना है, जो करना है करेगा, इलेक्ट्रोड्स और वो सब अंदर कपड़े के अंदर लगाया हुआ होगा. वो कंटिन्यूअस 24 आवर्स के लिए ECG ऐसे मॉनिटर करके स्टोर करता रहेगा डेटा. एंड आफ्टर 24 आवर्स पेशेंट वापस हॉस्पिटल जाएगा एंड वो रिकॉर्ड डॉक्टर्स देखेंगे कि पेशेंट को डायरी भी बनानी पड़ती है कि इतने बजे क्या किया था. सो अगर कुछ ये रिकॉर्ड में लगता है कि ये टाइम पीरियड में हार्ट रेट एबनॉर्मल थी, तो फिर पेशेंट को पूछना पड़ेगा कि फॉर एग्जांपल हमने रिकॉर्ड डेटा चेक किया तो डेटा में दिखा कि 2 से 3 बजे हार्ट रेट एबनॉर्मल हो गई. तो फिर पेशेंट को पूछोगी कि 2 से 3 बजे आपने क्या किया था. सो पेशेंट के पास डायरी होगी तो डायरी से देख के पेशेंट बता पाएगा कि हाँ 2 से 3 बजे शायद मैंने वॉकिंग किया था. सो हमें उससे पता चल जाएगा कि अगर पेशेंट वॉकिंग करता है तो उसकी हार्ट रेट एबनॉर्मल होती है. तो पेशेंट को डायरी भी एक बनानी पड़ेगी. So this is about Holter monitoring. It is a non-invasive test. The client wears a monitor and a electrographic tracing is recorded continuously over a period of 24 hours or more. कुछ ज्यादा टाइम के लिए करना है तो भी कर सकते हैं, बट आराम से 24 आवर्स तो आराम से कर पाएंगे. एंड द क्लाइंट परफॉर्म एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग. उसको जो भी रेगुलर वो करता है, ऑफिस जाना, जो भी उसका काम है उसको करना है, उसके रूटीन में चेंजेस नहीं करने हैं. वो अपना काम करता रहेगा एंड हम उसका रेगुलर डेली लिविंग में क्या चेंजेस हो रहे हैं ECG में वो मॉनिटर करना है हमें. द मॉनिटर आइडेंटिफाइज द डिसरिथमियास
if they occur and evaluate the effectiveness of anti-dysrhythmics or pacemaker therapy. ये मॉनिटर क्या करेगा, अगर पेशेंट को डिसरिथमियास है तो वो भी आइडेंटिफाई करेगा, या तो पेशेंट कुछ एंटी डिसरिथमिक मेडिकेशन ले रहा है तो वो असर कर रहे है कि नहीं कर रही है वो चेक करेगा, पेसमेकर है तो पेसमेकर असर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो भी मॉनिटरिंग में हेल्प हो जाएगा। इंटरवेंशंस क्या करेंगे, जब भी ये प्रोसीजर करनी होती है तब इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू रेज्यूम द नॉर्मल डेली एक्टिविटी एंड टू मेंटेन अ डायरी documenting the activities if asked to do so and why, any symptoms that may develop or correlation with the ECG tracing. Okay, पेशेंट को बोलना है कि आपको जो भी आप रेगुलरली करते हो, आपका रूटीन चेंज नहीं करना है, जो नॉर्मल रूटीन है वही करना है, एंड एक डायरी मेंटेन करनी है कि क्या कौन सी एक्टिविटीज कितने बजे की, एंड कुछ आपको स्पेसिफिक लग रहा है लाइक 2 बजे या 3 बजे 3:30 बजे आपको ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि पाल्पिटेशन एक्सपीरियंस हुए, अचानक से पसीना छूट गया, ब्रेडिकार्डिया, कुछ भी एक्सपीरियंस हुआ, सिंकोप, चक्कर आए, तो वो भी आपको डायरी में लिखना होगा। सो हम ट्रेस जब रिकॉर्ड देखें तब देखेंगे कि 3:30 बजे ऐसा क्या हुआ कि पेशेंट को ये सिम्टम्स आए, सो वो भी पेशेंट लिख सकता है। Instruct the client using a wired monitor to avoid tub bath, showers or swimming because they will interfere with the ECG recorder device. Okay, ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, तो अगर एक चीज ध्यान रखनी है कि ये पहनने के बाद पेशेंट पानी में नहीं जा सकता, टब बाथ शावर स्विमिंग कुछ भी पानी में नहीं जा सकता, वरना ये डिवाइस खराब हो जाएगा। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट हॉल्टर मॉनिटरिंग। नेक्स्ट है इकोकार्डियोग्राफी। मतलब इकोकार्डियोग्राफी मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ईसीजी मतलब। मुझे इको मशीन से आप लोग ऑनलाइन स्टूडेंट्स, व्हाट इज इकोकार्डियोग्राफी? देखा है, कभी सुना है? यस और नो? डोंट से नो। इको इज Yes. सो कॉमन। हाँ, जो इको करते हैं, शॉर्ट फॉर्म इको है, उसका पूरा नाम है इकोकार्डियोग्राफी। हार्ट की यूएसजी को हम इको बोलते हैं। अंडरस्टूड व्हाट इज इको? अगर कोई पूछे व्हाट इज इको, तो यूएसजी ऑफ हार्ट इज कॉल्ड एज इकोकार्डियोग्राफी। हम हार्ट को बाहर से ही देखते हैं प्रोब से। सो इट इज आल्सो अ नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर and is based on the principle of ultrasound and evaluates the structural and functional changes in the heart. हार्ट की यूएसजी करने से हार्ट के स्ट्रक्चर में, हार्ट के फंक्शन में हमें पता चल जाएगा। It is used to detect the valvular abnormalities, congenital heart defects, wall motion, ejection fraction and cardiac function. इको करके हमें पता चल जाएगा कि वाल्व स्टेनोसिस है, रिगर्जिटेशन है, क्या है, हार्ट डिफेक्ट्स होंगे तो भी पता चल जाएगा। यूएसजी में से पता चलता है, वैसे ही वॉल की मोशन, हार्ट की मोशन, वॉल कैसे मोशन कर रहा है, कैसे मूवमेंट कर रहा है, वाइब्रेशन है कि प्रॉपर मूवमेंट है, इजेक्शन फ्रैक्शन कितना है पेशेंट का, कार्डियक का फंक्शन कैसा है, वो सब इको से पता चल जाता है। ट्रांसइसोफेजियल इकोकार्डियोग्राफी में बी परफॉर्म। ट्रांसइसोफेजियल इकोकार्डियोग्राफी मतलब व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस नेम? Yes, online students, what is transesophageal echocardiography? Any guesses? Guess तो करो। Echocardiography है मतलब they are doing echo, but root is transesophageal मतलब इसोफेजियल से स्कोप इंसर्ट करेंगे। yes, हम esophagus में स्कोप इंसर्ट करेंगे। So just like एंडोस्कोपी, ऐसा स्कोप होगा कि जिसमें यूएसजी ट्रांसड्यूसर भी होगा जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स भी देख सके। सो वी आर डूइंग ट्रांसइसोफेजियल इकोकार्डियोग्राफी। इसोफेगस में से प्रोब इंसर्ट करेंगे और हार्ट को देखेंगे। सो इट कैन आल्सो बी परफॉर्म, बट दिस इज इन्वेसिव प्रोसीजर बिकॉज हम इंसर्ट कर रहे हैं, इन विच द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज डन थ्रू द इसोफेगस to view the posterior structures of the heart. This is an invasive exam and requires preparation and care similar to endoscopic procedure. ये सेम एंडोस्कोपी जैसा हुआ, इसोफेगस में हम इंसर्ट कर रहे हैं, पीछे के हार्ट के स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं। सो पेशेंट की प्रिपरेशन एंड वो सब कुछ जैसे एंडोस्कोपी में कर रहे थे वैसे ही करना होगा। माइल्ड सिडेशन देना होगा, पेशेंट को एनपीओ लाइक करना होगा, वो सब सेम होगा। अब अगर सिर्फ हम इको कर रहे हैं तो इको के लिए इंटरवेंशंस क्या करेंगे? एडवाइज द पेशेंट टू लाई स्टिल, शांति से पेशेंट को पड़े रहना है, ब्रीथ नॉर्मली एंड रिफ्रेन फ्रॉम टॉकिंग ड्यूरिंग द टेस्ट। पेशेंट ड्यूरिंग टेस्ट बातें नहीं कर सकता, चुपचाप उसको शांति से पड़े रहना है बिना हिले। सो दैट इज ऑल अबाउट इकोकार्डियोग्राफी।
नेक्स्ट है एक्सरसाइज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी टेस्टिंग, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेस टेस्ट। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? ट्रेडमिल पे चलाएंगे और वो धीरे धीरे अप होगा और हाँ, कार्डियक ये एक्टिविटी देखेंगे। हाँ हाँ, जब भी पेशेंट स्ट्रेस में है, अगर कोई नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल है तो हम भागते हैं, रनिंग करते हैं, स्ट्रेस चढ़ते हैं, कि कुछ भी करते हैं, सो हमारी बॉडी स्ट्रेस में होती है, बॉडी को ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा हो गई, तो हार्ट हमारा हेल्दी है कि बॉडी की नीड फुलफिल कर देगा हार्ट रेट बढ़ा के। बट कुछ अनहेल्दी इंडिविजुअल्स होंगे कि जिसका हार्ट उतना कैपेबल नहीं है, वो भागेंगे तो हार्ट उसकी डिमांड पूरी नहीं कर पाएगा। सो टू चेक द एक्टिविटी ऑफ हार्ट ड्यूरिंग स्ट्रेस हम ये करवाते हैं। सो स्ट्रेस टेस्ट होता है जब हम हार्ट के ऊपर स्ट्रेस डालते हैं एंड उसकी एक्टिविटी देखेंगे, ईसीजी देखते हैं कि हार्ट पर स्ट्रेस पड़ा तो ईसीजी कैसा है। सो स्ट्रेस टेस्ट तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट है एक्सरसाइज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ये स्ट्रेस टेस्ट है। स्ट्रेस टेस्ट आर ऑफ थ्री टाइप्स। वन है एक्सरसाइज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, जिसको हम टीएसटी भी बोलते हैं, ट्रेडमिल स्ट्रेस टेस्ट, टीएसटी भी बोलते हैं। सेकेंड स्ट्रेस टेस्ट है, सेकेंड है फार्मेकोलॉजिकल स्ट्रेस टेस्ट। फार्मेकोलॉजिकल में क्या करेंगे, हम पेशेंट को एक्सरसाइज नहीं करवाएंगे, दवाई देंगे जिसके वजह से हार्ट पर लाइक इफेक्ट हो। एंड थर्ड टाइप है रेडियो न्यूक्लियाइड, रेडियो आइसोटोप हम इंसर्ट करेंगे मेडिसिन एंड देखेंगे कि अब हार्ट कैसे काम कर रहा है। सो ये तीन टाइप के स्ट्रेस टेस्ट है। ट्रेडमिल स्ट्रेस टेस्ट, जिसको हम एक्सरसाइज ईसीजी टेस्टिंग भी बोलते हैं। सेकेंड है फार्मेकोलॉजिकल स्ट्रेस टेस्ट, जिसमें सिर्फ नॉर्मली हम दवाई देंगे एंड हार्ट की एक्टिविटी चेक करेंगे, दवाई देने के बाद हार्ट कैसे काम कर रहा है। एंड थर्ड है रेडियो आइसोटोप, रेडियो आइसोटोप मटीरियल, रेडियो एक्टिव मटीरियल देंगे एंड फिर हम देखेंगे कि अब हार्ट कैसे काम कर रहा है। सो दिस आर थ्री टाइप्स ऑफ, अभी जो हम देख रहे हैं वो टीएसटी देख रहे हैं, ट्रेडमिल स्ट्रेस टेस्ट और एक्सरसाइज ईसीजी टेस्टिंग। सो क्या होता है, इट दिस इज अ नॉन इन्वेजिव टेस्ट दैट studies the heart during activity to detect the evaluate coronary artery disease। जब कोई पर्सन स्ट्रेस में होता है, मतलब कोई एक्टिविटी करता है तब स्ट्रेस में होता है, तब हार्ट कैसा है, सो कोरोनरी आर्टरी डिजीज पता चल जाएगा। जितना कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज होगा उतना हार्ट अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, बिकॉज मायोकार्डियम को एक्स्ट्रा काम करने के लिए ब्लड तो नहीं मिल रहा है ना। सो अगर पेशेंट को कोरोनरी आर्टरी डिजीज होगा तो पेशेंट को टॉलरेट नहीं कर पाएगा एक्टिविटी, उसका हार्ट कंपेंसेट कर ही नहीं पाएगा। अगर हेल्दी हार्ट है तो जितना ज्यादा काम करवाओ हार्ट से वो हार्ट करेगा, सिर्फ उसको चाहिए क्या, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई। तो कोरोनरी आर्टरी देगी मायोकार्डियम को, लो आपको जितना चाहिए उतना करो बट काम ज्यादा करो। बट अगर कोरोनरी आर्टरी डैमेज होगी तो नहीं हो पाएगा। सो उससे हमें वो भी पता चल जाएगा। ट्रेडमिल टेस्टिंग इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मोड ऑफ स्ट्रेस टेस्टिंग। अब हमने तीन टाइप देखे, राइट, एक फार्माकोलॉजिकल, एक रेडियो आइसोटोप एंड एक एक्सरसाइज। सबसे कॉमन जब स्ट्रेस टेस्ट करना होता है तब हम ट्रेडमिल वाला ही यूज करते हैं, इट इज द मोस्ट कॉमन, नॉन इन्वेजिव है, कुछ भी जरूरत ना पड़े तो ये बहुत कॉमन है। बट अगर कोई पेशेंट ऐसा है जो एक्सरसाइज टॉलरेट नहीं कर पाता है, इफ द पेशेंट इज अनएबल टू टॉलरेट एक्सरसाइज, तब हम दूसरी जो मेथड है वो यूज करेंगे। सो ये फार्माकोलॉजी की बात हो रही है। एन आईवी इन्फ्यूजन ऑफ pyridamole or dobutamine hydrochloride is given to dilate the coronary artery and stimulate the effect of एक्सरसाइज। अब पेशेंट एक्सरसाइज कर नहीं पा रहा है, राइट, जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं कोरोनरी आर्टरी ज्यादा ब्लड सप्लाई करेगी मायोकार्डियम को एंड मायोकार्डियम काम करेगा। बट पेशेंट एक्सरसाइज कर ही नहीं पा रहा है तो फिर कोरोनरी आर्टरी का काम, मायोकार्डियम का काम हम ब्लड सप्लाई बढ़ाए कैसे। सो वी आर गिविंग डोब्यूटामाइन और डाइफाइड्रेमोल, तो उससे क्या होगा, कोरोनरी आर्टरी डायलेट होगी एंड ऐसा इफेक्ट आएगा जैसे पेशेंट एक्सरसाइज कर रहा है। The client may need to be NPO for 3 to 6 hours before procedure। TST में NPO करने की जरूरत नहीं है, ट्रेडमिल स्ट्रेस टेस्टिंग, बट इफ यू आर यूजिंग दिस मेडिकेशन देन पेशेंट को NPO करना पड़ेगा। सो फिर हम देखेंगे कि अब दवाई देने के बाद कोरोनरी आर्टरी में क्या चेंजेस है, अभी भी हार्ट काम कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, वो हम चेक करेंगे आफ्टर गिविंग मेडिकेशन। सो प्री प्रोसीजर इंटरवेंशन क्या करेंगे, एंश्योर दैट इन्फॉर्म कंसेंट इज ऑप्टेन इफ रिक्वायर्ड। ट्रेडमिल टेस्टिंग में इन्फॉर्म कंसेंट जरूरी है, इट इज अ नॉन इन्वेजिव टेस्ट, सो इट इज रिक्वायर्ड टू टेक अ इन्फॉर्म कंसेंट इन टीएसटी। नॉर्मल टीएसटी पर
Online students? Tell me about this point. Ensure करना है कि informed consent ली गई है कि नहीं, if required. तो TST में consent लगेगी कि नहीं लगेगी? चलो बोलो. आपको सिर्फ yes और no बोलना है. Yes, ma'am. Why? TST is a non-invasive test. During मतलब जो ट्रीटमेंट पर चल रहा है एक्सरसाइज इन बिटवीन इफ कष्ट है तो हाँ, yes. पेशेंट दो it टारगेट is नहीं कर सकते. yes. नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर में हम कंसेंट नहीं लेते, बट ट्रेडमिल टेस्टिंग दो इट इज अ नॉन इन्वेजिव टेस्टिंग, हमें कंसेंट लेनी पड़ेगी. बिकॉज आपने कभी देखा होगा तो पता होगा कि ट्रेडमिल टेस्ट करते वक्त अगर ज्यादा करने की वजह से अगर पेशेंट को कुछ हो गया, व्हाट इफ कि उसका हार्ट कंपेंसेट नहीं कर पाया एंड उसको कुछ हो गया, तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल. तो इसी वजह से पेशेंट की कंसेंट ली जाती है. कंसेंट में ऐसा लिखा होता है कि ट्रेडमिल की वजह से ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज है, बट आपको कंसर्न देनी होगी. सो यू अवर सेफ्टी, फॉर अवर सेफ्टी वी हैव टू टेक द कंसर्न. विदाउट कंसर्न हम ट्रेडमिल टेस्ट नहीं करवा सकते. एंड अगर मेडिसिन दे रहे तो वो तो इन्वेजिव हो गई, तो उसमें तो कंपलसरी लेंगे. बट दो TST इज नॉन इन्वेजिव, ड्यू टू देयर कॉम्प्लिकेशन हमें कंसर्न लेनी पड़ेगी उसमें भी. एनकरेज एडिक्वेट रेस्ट द नाइट बिफोर द प्रोसीजर. पेशेंट को बोलना है कि प्रॉपर रेस्ट करके आए अगली रात पर. अगर मॉर्निंग में है तो रात में अच्छे से रेस्ट करके आए. Instruct the client having a non-invasive test to eat light meal 1 to 2 hours before the procedure. मेडिसिन में हम एनपीओ करते थे, देखा, फार्माकोलॉजिकल अगर आइसोटोप भी यूज कर रहे हैं हम तो भी एनपीओ करेंगे. बट TST करना है तो एनपीओ की जरूरत नहीं है. बट पेशेंट को बोलना है लाइट खाना खाना है, बहुत हैवी ब्रेकफास्ट नहीं करना है, एंड टेस्ट से 1-2 घंटे पहले खा लेना है. ऐसा नहीं कि खाया और इमीडिएटली 15 मिनट में टेस्ट किया, ऐसा नहीं होना चाहिए. इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू अवॉइड स्मोकिंग, अल्कोहल एंड कैफीन बिफोर द प्रोसीजर. प्रोसीजर से पहले स्मोकिंग नहीं करना है, अल्कोहल नहीं लेना है, कैफीनेटेड कुछ भी नहीं लेना है. सो ये सारी चीजें पेशेंट को प्री प्रोसीजर हम इंस्ट्रक्ट कर देंगे. Okay. Instruct the client to ask the PHCP or cardiologist about taking prescribed medication on the day of the procedure. पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि PHCP को या कार्डियोलॉजिस्ट को पूछ लो कि जब भी TST करना है तो वो दिन पर कौन सी मेडिसिन लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है, वो सब कंसल्ट कर लेना है. Theophylline products are usually withheld before 12 hours of the test, and CCB, calcium channel blockers and beta blockers, are usually withheld on the day of the test to allow the heart rate to increase during the stress portion of the heart. पेशेंट को हार्ट रेट ज्यादा रहती है, इसीलिए बीपी ज्यादा है, तो हम CCB दे रहे थे, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स दे रहे थे, थियोफाइलिन प्रोडक्ट्स दे रहे थे. सो ड्यूरिंग द टेस्ट वी वांट कि हार्ट रेट बढ़े. एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हार्ट रेट तो बढ़ेगी ही ना. सो पेशेंट यूजुअली डॉक्टर्स को कंसल्ट करना होता है, बट जनरली इतना पता होना चाहिए हमें कि थियोफाइलिन जो है वो 12 घंटे पहले हम बंद कर देते हैं पेशेंट का टेस्ट से 12 आवर्स पहले. एंड अगर पेशेंट CCBs ले रहा है, बीटा ब्लॉकर्स ले रहा है, पीन वाली मेडिकेशन, एमलोडिपिन पीन वाली है वो CCB है, लोल वाली है वो बीटा ब्लॉकर्स है, एटिनोलॉल, प्रोपेनोलॉल, वो लोल वाली मेडिकेशन है वो बीटा ब्लॉकर्स है. तो वो सुबह का विथहोल्ड करना होगा डोज. अगर मॉर्निंग डोज है तो वो दिन का नहीं लेना है. Instruct the client to wear a non-constrictive, comfortable clothing and supportive rubber-soled shoes for the exercise stress test. पेशेंट को बोलना है कि जब भी TST करेंगे हम तो आपको अच्छे से लूज क्लोथ पहनना है, कंस्ट्रिक्टिव क्लोथिंग नहीं पहनना है, एंड रबर सोल्ड शूज पहने कि ग्रिप रहे, आप स्लिप ना हो जाओ ड्यूरिंग द टेस्ट. Instruct the client to notify the PHCP if any chest pain, dizziness or shortness of breath occur during the procedure. पेशेंट को प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले सिखाना है कि ड्यूरिंग प्रोसीजर आपको लग रहा है कि चेस्ट पेन हो रहा है, चक्कर आ रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रहा है, सो इमीडिएटली PHCP को बोलना होगा, तो टेस्ट अचानक से बंद कर देंगे. डोंट टेक एक्स्ट्रा स्ट्रेस, वरना कुछ हो जाएगा आपको. सो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इमीडिएटली नोटिफाई करना है, हम टेस्ट रोक देंगे. पोस्ट प्रोसीजर आफ्टर TST ट्रेडमिल स्ट्रेस टेस्टिंग क्या करेंगे? इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू अवॉइड टेकिंग अ हॉट बाथ और शावर फॉर एटलीस्ट 1 to 2 hours. पेशेंट को बोलना है आफ्टर TST 1 या 2 घंटे तक आप शावर, हॉट बाथ शावर आप नहीं ले सकते. बाय हॉट शावर, हॉट बाथ नहीं ले सकते. बाय
Why patient cannot take hot bath or shower? You don't know? Why patient cannot take hot bath? क्या लेना देना है उससे? Find it out. Tell me tomorrow. Why patient cannot take hot bath after TST? You know these things, but still आपको याद नहीं आ रहा है. Okay, so that is all about stress test. Second diagnostic test है myocardial nuclear perfusion imaging, MNPI. What is this? Any idea? Yes or no? ओके, जस्ट लाइक सिटी स्कैन का मशीन होता है वैसा एक थोड़ा डिफरेंट होता है, बट एक मशीन होता है जिसके अंदर पेशेंट सो जाएगा, हम उसको रेडियो आइसोटोप, रेडियो न्यूक्लियाइड, रेडियो एक्टिव मटीरियल हम इंजेक्ट करेंगे आईवी से, एंड पेशेंट का परफ्यूजन देखेंगे कि कैसे परफ्यूजन हो रहा है. सो मशीन फोटोज क्लिक करेगा एंड हम देखेंगे. सो दिस इज अबाउट दिस टेस्ट. सो उसमें क्या होता है, this is a nuclear cardiology which involves the use of radionuclide technique and scanning for the cardiovascular assessment. CT scan मशीन CT scan जैसा होता है बट CT scan नहीं होता है. वो प्रॉपर डिटेल्ड इमेजेस आपको देगा कि अच्छे से परफ्यूजन हो रहा है कि नहीं, बट उसमें हम एक रेडियो न्यूक्लियाइड, रेडियो आइसोटोप, रेडियो एक्टिव मटेरियल इंजेक्ट करेंगे. The most common tests include technetium pyrophosphate scanning, thallium imaging, and multigated cardiac blood pool images. This test can evaluate the cardiac motion and calculate the ejection fraction. ये जो MNPI है उसमें ये सारे टेस्ट हो सकते हैं, लाइक टेक्नेटियम पायरोफॉस्फेट हम इंसर्ट करके स्कैनिंग करेंगे, थैलियम इमेजिंग, थैलियम डाल के इमेजिंग करेंगे, मल्टीगेटेड कार्डियक ब्लड पूल इमेजिंग मतलब बहुत सारे डायमेंशंस में हम चेक करेंगे कि कार्डियक में, हार्ट में कितना ब्लड आ रहा है, कैसे निकल रहा है. ये सारे टेस्ट से हमें पता चलेगा कि कार्डियक फंक्शन कैसे कर रहा है, कार्डियक का मोशन कैसा है, कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन कैसा है, एंड इजेक्शन फ्रैक्शन भी पता चलेगा. व्हाट इज इजेक्शन फ्रैक्शन बाय द वे? व्हाट इज इजेक्शन फ्रैक्शन? देयर आर सो मेनी टर्मिनोलॉजीज लाइक एक तो है इजेक्शन फ्रैक्शन, देन एक है स्ट्रोक वॉल्यूम, एंड एक है कार्डियक आउटपुट. ओके, सो ये तीनों टर्मिनोलॉजीज का मतलब क्या होता है? इजेक्शन फ्रैक्शन, स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट क्या है? कार्डियक आउटपुट क्या है वो तो हमने कितनी बार सुना. व्हाट इज कार्डियक आउटपुट? कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है ड्यूरिंग हाइपोवोलेमिया. आई थॉट यू नो दिस थिंग्स. व्हाट इज कार्डियक आउटपुट? दिस इज योर होमवर्क. Tell me the definition of these words. Ejection fraction, stroke volume, cardiac output. Because हार्ट की कंडीशंस में ये वर्ड्स बार बार आएंगे. अगर आपको इसका मीनिंग ही नहीं पता चलेगा तो आपको कैसे अंडरस्टैंड होगा? सो ये जो टेस्ट है उससे इजेक्शन फ्रैक्शन भी पता चलता है. यू हैव टू फाइंड इट आउट. व्हाट इज इजेक्शन फ्रैक्शन, व्हाट इज स्ट्रोक वॉल्यूम, व्हाट इज कार्डियक आउटपुट. ये ढूंढना है, तब आपको ये पता चलेगा. सो जब भी ये टेस्ट करेंगे, प्री प्रोसीजर इंटरवेंशन क्या करेंगे, इन्वेजिव है, हम कुछ इंसर्ट कर रहे हैं पेशेंट में, तो इन्फॉर्म कंसेंट तो बनेगी. देन इन्फॉर्म द क्लाइंट दैट स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडियो आइसोटोप विल बी इंजेक्टेड एंड दैट द रेडिएशन एक्सपोजर रिस्क आर मिनिमल. तो वी आर यूजिंग रेडियो एक्टिव मटीरियल, बट पेशेंट को बोलना है कि इससे इतना ज्यादा रेडिएशन नहीं होगा, रेडिएशन रिस्क एकदम कम होंगे. बिकॉज पेशेंट को आप जैसे ही बोलोगे कि रेडियो आइसोटोप, दिस इज नॉट डाई एंड रेडियो आइसोटोप बोथ आर डिफरेंट. तो पेशेंट को ऐसा बोलोगे कि रेडियो आइसोटोप इंसर्ट करने वाले, तो पेशेंट को पहले तो दिमाग में रेडिएशन का ही स्ट्राइक होगा. तो पेशेंट को बोलना है कि उससे रेडिएशन एक्सपोजर उतना नहीं होता है. पोस्ट प्रोसीजर, अगर ये आपने MNPI खत्म हो गया, उसके बाद क्या करना है, तो वाइटल साइंस चेक करने हैं पेशेंट के कैसे है. असेस द इंजेक्शन साइट फॉर ब्लीडिंग और डिस्कम्फर्ट. जहां से आपने इंजेक्शन आईवी लेके वहां से ही हम इंसर्ट करते हैं, तो वहां पर इंजेक्शन साइट पर ब्लीडिंग हो रहा है या नहीं वो सब चेक करेंगे. एंड इन्फॉर्म द क्लाइंट दैट फटीग इज पॉसिबल. पेशेंट को बोलना है कि शायद आफ्टर द टेस्ट आपको, शायद सब पेशेंट को नहीं होता है बट फटीग हो सकता है, इट इज पॉसिबल होगा. डोंट वरी, डोंट गेट पैनिक, वो कॉमन है, फटीग हो सकता है.
ओके अभी जब भी हम ये ऐसा कुछ इंसर्ट करते हैं तो पानी पीने का बोलना है, रीनल आउटपुट सब चेक करेंगे, वो सब तो हमारे स्टेप्स आ ही जाएंगे। जब भी हम कुछ भी डाई, रेडियो आइसोटोप कुछ भी इंसर्ट करते हैं तो उसका एक्सक्रीशन होना चाहिए। एक्सक्रीशन करने के लिए पानी का इंटेक बढ़ाना है, पेशेंट का किडनी आउटपुट कैसा है, यूरिन आउटपुट, वो सब हम चेक करेंगे। सेकेंड है एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मतलब वी आर डूइंग एमआरआई ऑफ हार्ट। एमआरआई कर रहे हैं, जो भी एक सीटी स्कैन जैसा ही मशीन होता है, डिटेल हम स्टडी कर सकते हैं हार्ट के बारे में। So this is also a non-invasive diagnostic test that produces the images of the heart or great vessels through interaction of magnetic field, radio waves and atomic nuclei। ये उसकी टेक्नोलॉजी है। ये एक ऐसा टेस्ट है, नॉन इन्वेजिव टेस्ट है, जो हार्ट के पिक्चर्स क्लिक करेगा, जो हमारी ग्रेट वेसल्स है, अओर्टा है, इंफीरियर वीना के बाद सुपीरियर वीना के बाद, ये बड़ी बड़ी है, पल्मोनरी आर्टरीज, ये बड़ी बड़ी वेसल्स, तो उसके भी इमेजेस लेगा। कौन सी मेथड का यूज करके, टेक्नोलॉजी है तो मैग्नेटिक फील्ड, रेडियो वेव्स, एटॉमिक न्यूक्लियाई, वो टेक्नोलॉजी का यूज करके वो फोटोज क्लिक करता है। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन द चैम्बर साइज, थिकनेस, वाल्व, वेंट्रिकुलर फंक्शन, ब्लड फ्लो थ्रू द ग्रेट वेसल्स एंड कोरोनरी आर्टरीज। एमआरआई में हमें ईच चैम्बर, चारों चार चैम्बर की साइज कितनी है, थिकनेस कितनी है, अगर हाइपरट्रॉफिड हो जाएगा तो अंदर चैम्बर की कैपेसिटी कम हो जाएगी, राइट। सो वॉल की थिकनेस कितनी है, वाल्व कैसे है, वेंट्रिकल का फंक्शन कैसा है, ब्लड फ्लो कैसे हो रहा है वेसल्स के अंदर, कोरोनरी आर्टरीज कैसी है, सब कुछ हमें एमआरआई में पता चल सकता है। प्री प्रोसीजर इंटरवेंशन क्या करेंगे, प्रोसीजर एमआरआई करने से पहले इवेलुएट द क्लाइंट फॉर द प्रेजेंस ऑफ पेसमेकर और अदर इम्प्लांटेड डिवाइस दैट प्रेजेंट्स अ कॉन्ट्राइंडिकेशन टू दिस टेस्ट। एमआरआई में अगर कोई भी मेटल डिवाइस है बॉडी में, प्लेट भी है मेटल की, तो हम नहीं कर सकते, मेटल इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन दिस। सो पेशेंट को देख लेना है कि पेसमेकर है या नहीं, कोई भी पेसमेकर के सिवाय बॉडी में कहीं पर भी कोई मेटल, नेल भी नहीं होना चाहिए छोटे से छोटा। सो कोई भी मेटल इम्प्लांटेड है या नहीं, जिसकी वजह से ये कॉन्ट्राइंडिकेट हो जाएगा, फिर हम एमआरआई नहीं कर सकते, फिर हमें सीटी करना पड़ेगा। Ensure that the client has removed all the metallic objects such as watch, jewelry, clothing with metal fasteners and metal hair fasteners. Okay. पेशेंट की बॉडी पर कुछ भी मेटल नहीं होना चाहिए, वॉच है, ज्वेलरी है, इयररिंग्स है, रिंग्स है, क्लोथ्स पे कुछ बटन मेटल के है, कुछ भी, इन शॉर्ट हेयर में मेटल की क्लिप, कुछ भी मेटल नहीं होना चाहिए। Inform the client that they may experience claustrophobia while in the scanner. Claustrophobia, fear of डार्क स्पेसेस एंड जहां पर ऐसे फंस गए हो, ऐसा फियर होता है। तो पेशेंट को बोल, अगर है क्लॉस्ट्रोफोबिया तो उसको इमोशनल सपोर्ट करो एंड पेशेंट को बोलना है, प्रिपेयर करना है कि आपको ऐसा लगेगा कि आप फंस गए हो कहीं पर ड्यूरिंग दिस स्कैन। ओके, दैट इज ऑल अबाउट एमआरआई। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल स्टडी। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल स्टडी में क्या होता है, लेट्स स्टडी। It is an invasive procedure in which a programmed electrical stimulation of heart is induced to cause the dysrhythmias and conduction defects. Okay. अब एक ऐसी इन्वेजिव प्रोसीजर है, डॉक्टर्स क्या करेंगे, कैथेटर इंसर्ट करेंगे, एक वायर इंसर्ट करते हैं। वायर कहाँ तक इंसर्ट करेंगे, ऐसे नोड तक इंसर्ट करेंगे। ऐसे नोड का काम क्या है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करना। सो हम जानबूझकर करंट दे रहे हैं, इन शॉर्ट ऐसा बोल सकते हैं कि वी आर इंसर्टिंग वन कैथेटर एंड हम हार्ट को स्टिम्युलेट कर रहे हैं टू चेक वेदर देयर इज एनी डिसरिथमियास। हमारी बॉडी, हमारा हार्ट इतना स्मार्ट है कि अगर आपको गलती से भी एक छोटा माइक्रो शॉक लगता है, सो वो शॉक की वजह से हमारी जो हार्ट रिदम है वो एबनॉर्मल हो सकती है, बट हार्ट स्मार्ट है, वो कंपेंसेट कर लेगा। सो हम वो चेक करना चाहते हैं कि छोटे से शॉक में भी हार्ट अचानक बिगड़ जाता है उसका रिदम, कि वो मैनेज कर पा रहा है। सो डिसरिथमियास है या नहीं, कंडक्शन डिफेक्ट्स है या नहीं, वो चेक करने के लिए हम इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल स्टडी कर सकते हैं। यू कैन गूगल द इमेज, कैथेटर इंसर्ट करेंगे और शॉक देंगे, बट वो प्रॉपर प्रोग्राम्ड मैनर में होता है, ऐसा भी नहीं कि रैंडमली जितना देना है इतना दे सकते हैं, ऐसा नहीं होता। इट असिस्ट इन फाइंडिंग एन एक्यूरेट डायग्नोसिस एंड एड इन डिटरमाइनिंग द ट्रीटमेंट। हमें इससे पता चलेगा कि एक्चुअली प्रॉब्लम है कहाँ पर, ऐसे नोड खराब है, एवी नोड खराब है, कि शॉक दे रहे हैं, ऐसे नोड जनरेट कर पा रहा है बट एवी नोड ले नहीं जा पा रहा है। सो वेयर इज द प्रॉब्लम एक्चुअली, एंड कहाँ पर प्रॉब्लम है तो क्या ट्रीटमेंट करनी है। अगर ऐसे नोड ही खराब है तो पेसमेकर लगाना पड़ेगा, एवी नोड खराब है तो हमें कुछ ऐसा करना होगा कि जिससे इंपल्स ट्रैवल कर पाए। सो हमें कॉज भी पता चलेगा, डायग्नोज एक्यूरेट कर पाएंगे, उसकी ट्रीटमेंट भी क्या करनी है वो भी हम डिसाइड कर सकते हैं विद दिस टेस्ट। सो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल स्टडी में हम इन शॉर्ट शॉक देके
चेक करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्शन हार्ट का कैसा है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन बीम कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन। कंप्यूटेड टोमोग्राफी मतलब सीटी स्कैन की बात हो रही है, बट उसमें इलेक्ट्रॉन बीम का एक रेस का यूज करके हम चेक करेंगे हार्ट में स्पेसिफिक कोरोनरी आर्टरीज में क्या प्रॉब्लम है। सो सीटी स्कैन जैसा ही मशीन होता है, लिटिल बिट ऑफ डिफरेंट होगा, जिसमें बीम्स का इलेक्ट्रॉन बीम का यूज करके, वो टेक्नोलॉजी का यूज करके हम कोरोनरी आर्टरी को चेक करते हैं। आप ये जो सारे टेस्ट है उसके इमेजेस देखोगे गूगल में तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये मशीन कैसा दिख रहा है। सो ये टेस्ट से EBCT स्कैन से क्या पता चलेगा? सो इट डिटरमाइंस वेदर calcifications are present in the arteries or not. कोरोनरी आर्टरीज की बात हो रही है, राइट? सो कोरोनरी आर्टरी में कैल्सिफिकेशन हो गया है कि नहीं वो हमें पता चल जाएगा। कैल्सिफिकेशन कब होगा? जब वो ब्लॉक हो जाएगी प्लेक फॉर्मेशन की वजह से। सो कोरोनरी आर्टरी कैल्शियम CAC स्कोर इज प्रोवाइडेड। A score higher than 300 indicates the high risk of MI and requires intensive preventive treatment. अब पेशेंट को आपने मशीन के अंदर डाल दिया, मशीन के अंदर डाला, फिर वो इलेक्ट्रॉन बीम पेशेंट के ऊपर गिरेंगे एंड वो कोरोनरी आर्टरी को देखेंगे। कोरोनरी आर्टरी का ऐसे स्कोर दिया जाता है 0 to 10 और 100 to 200, फिर 300, 400 ऐसे स्कोर्स होते हैं। अगर स्कोर CAC स्कोर कोरोनरी आर्टरी कैल्शियम स्कोर 300 से भी ज्यादा है, मतलब पेशेंट की आर्टरी कैल्सिफाइड हो गई है, प्लेग भी हो गया। प्लेग फॉर्मेशन के बाद प्लेग फॉर्मेशन होता है ना, दिस इज कोरोनरी आर्टरी, राइट? एंड इतना प्लेग फॉर्मेशन हो गया है। प्लेग फॉर्मेशन होता है, हम उसको क्या बोलते हैं? एथीरोस्क्लेरोसिस, राइट? एथीरोस्क्लेरोसिस, राइट? अब प्लेग फॉर्मेशन के बाद धीरे 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 आर्टरी कैल्सिफाइड हो जाती है, मतलब हार्ड हो जाती है। सो हार्डनिंग इज कॉल्ड एज आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। इसको हम आर्टीरियोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। एक बार प्लेग फॉर्मेशन हो गया, फिर धीरे धीरे वो आर्टीरियोस्क्लेरोसिस कैल्सिफाइड होना स्टार्ट हो जाएगी। कुछ पर्सन ऐसे भी होते हैं कि उनको प्लेग फॉर्मेशन होगा बट आर्टरीज अभी भी सॉफ्ट कैल्सिफाइड नहीं हुई है। तो इससे हमें पता चलेगा कि पेशेंट की आर्टरीज कोरोनरी आर्टरीज कैल्सिफाइड हुई है कि नहीं। जितना स्कोर ज्यादा उतना MI होने का रिस्क अब ज्यादा है, बिकॉज अगर आर्टरी सॉफ्ट होगी ना तो एटलीस्ट ब्लड प्रेशर से भी उसको डायलेट करके मूव कर पाएगा। बट व्हाट इफ आर्टरीज हार्ड हो गई? तो आप कुछ भी दे दोगे वो आर्टरीज डायलेट हो ही नहीं पाएगी, वो अभी सॉफ्ट नहीं है, फ्लेक्सिबल नहीं है, वो हार्ड है, एकदम हार्ड हो गई है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? अगर सॉफ्ट है तो ज्यादा फोर्स से भी वो डायलेट हो पाएगी। फॉर एग्जाम्पल आप एक पाइप ले रहे हो, देयर इज अ रबर पाइप, और उसमें आप पानी बहुत प्रेशर से कर रहे हो तो वो पाइप थोड़ी डायलेट होगी। बट व्हाट इफ यू आर टेकिंग मेटल रॉड, तो वो डायलेट होगा ज्यादा फोर्स से? वो नहीं हो पाएगा बिकॉज इट इज हार्ड। सो ड्यू टू प्लेक फॉर्मेशन एथेरोस्क्लेरोसिस में धीरे धीरे आर्टीरियोस्क्लेरोसिस हो सकता है, आर्टरीज कैल्सिफाइड हो जाएगी, फिर वो डायलिटेशन और वो नहीं कर पाएगी कंपेंसेशन। सो जितना कैल्सिफिकेशन ज्यादा उतना फिर MI का रिस्क ज्यादा हो जाएगा एंड पेशेंट को इंटेंसिव प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। मतलब प्रॉपरली कैल्सिफाइड हो गया है अब उसको वो प्लेग निकालना पड़ेगा, CABG करना पड़ेगा, स्टेंट रखना पड़ेगा, कुछ भी करना पड़ेगा। बट ये EBCT से वो पता चल सकता है कि कोरोनरी आर्टरी कैसी है, क्या है। इसमें हम इन्वेजिव टेस्ट नहीं कर रहे, हम कुछ भी दवाई नहीं डाल रहे, कुछ भी नहीं है। जो एंजियोग्राफी है दैट इज इन्वेजिव टेस्ट, बट वी वांट टू डू द नॉन इन्वेजिव टेस्ट। पेशेंट को ये मशीन में डाल देंगे, वो मशीन चेक कर देगा कि पेशेंट की कोरोनरी आर्टरीज कैसी है। जितना स्कोर ज्यादा उतना MI का रिस्क ज्यादा। गॉट इट? यस और नो? ऑनलाइन स्टूडेंट्स पता चला कि नहीं? Why you are not answering today? Yes, ma'am. Okay. यस मैम। नेक्स्ट है कार्डियक कैथेटराइजेशन। लेट मी सी कितना है। इट इज आज कंप्लीट करना है कार्डियक कैथेटराइजेशन की, कल देखें। ऑनलाइन स्टूडेंट्स टेल मी व्हाट यू वांट टू डू। Tomorrow, ma'am. कल. ओके, अदर स्टूडेंट्स? टुमारो। ओके, सो आज के लिए इतना रखते हैं। लेट्स डू अ क्विक रिवीजन। आज हमने क्या देखा? सो
आज हमने देखा इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स कैसे अफेक्ट होते हैं वो हमने देखा कार्डियक सिस्टम में। सो पोटेशियम तो स्पेसिफिक हार्ट के लिए है। सो पोटेशियम हाइपो या हाइपर हो जाएगा तो उसकी वजह से हार्ट पर असर हो सकती है, एंड उसके जो ईसीजी चेंजेस है वो आपको याद रखने पड़ेंगे। यू हैव टू रिमेम्बर दिस थिंग कि हाइपोकैलेमिया की वजह से क्या ईसीजी चेंजेस होते हैं, हाइपर की वजह से क्या। वो डायरेक्टली हार्ट पर अफेक्ट करता है इसीलिए। सोडियम डायरेक्टली हार्ट पर अफेक्ट नहीं करता है, बट सोडियम डायूरेटिक्स लेने की वजह से सोडियम कम हो जाता है, एंड जब हार्ट फेलियर हो, किडनी फेलियर हो, लीवर फेलियर हो तो फ्लूइड बॉडी में रिटेन होगा, तो उसकी वजह से भी डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया होगा, सोडियम डाइल्यूशन की वजह से कम हो जाएगा। बट अभी हम हार्ट फेलियर की बात करें तो हार्ट फेलियर में भी सोडियम लेवल डिक्रीज हो सकता है। फिर हमने कैल्शियम देखा, कैल्शियम डायरेक्टली मसल्स को अफेक्ट करता है, एंड हार्ट इज ऑल्सो मस्क्यूलर ऑर्गन, मायोकार्डियम एक मसल है, तो कैल्शियम के लेवल चेंजेस होने की वजह से मायोकार्डियम में भी असर पड़ेगा। तो उसकी वजह से क्या चेंजेस होंगे वो हमने देखा। जब भी हाइपोकैल्सीमिया होता है मसल एक्टिविटी बढ़ जाती है, हाइपरकैल्सीमिया में मसल एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाएगी। फॉस्फोरस लेवल डायरेक्टली किसी को भी अफेक्ट नहीं करता है, बट फॉस्फोरस की वजह से कैल्शियम चेंज हो जाता है। सो उसकी वजह से सारे फॉस्फोरस लेवल ऑल्टर हो गए तो कैल्शियम के भी साइन एंड सिम्टम्स हमें दिखेंगे। उस ऑपोजिट वर्क करता है, फॉस्फोरस इंक्रीज होगा तो कैल्शियम डिक्रीज, फॉस्फोरस डिक्रीज तो कैल्शियम इंक्रीज होगा। फिर हमने देखा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम भी मसल्स को ही अफेक्ट करता है, बट नॉट लाइक कैल्शियम। कैल्शियम इमीडिएट अफेक्ट करेगा, बट मैग्नीशियम थोड़ा थोड़ा अफेक्ट कर सकता है। सो मैग्नीशियम में भी सेम है, मैग्नीशियम अगर इंक्रीज होगा तो मसल एक्टिविटी डिक्रीज होगी, मैग्नीशियम डिक्रीज होगा तो मसल एक्टिविटी इंक्रीज होगी। तो उसके भी हमने चेंजेस देखे। इसके अगर आपको ईसीजी आइडेंटिफिकेशन याद नहीं रह रहे हैं तो चलेगा, बट पोटेशियम के याद रखने पड़ेंगे। फिर हमने रेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा। व्हाट इज दिस रेड इंपॉर्टेंट पॉइंट? ઇલેક્ટ્રોલાઇટ કે જે મિનરલ ઇમ્બેલેન્સ છે એ કાર્ડિયાક ઇલેક્ટ્રિકલ ઇન્સ્ટેબિલિટી ક્રિએટ કરે છે, જે લાઈફ થ્રેટનિંગ કન્ડિશન કે Yes. ડિફિકલ્ટમાં કન્વર્ટ થઈ શકે છે. सो अगर इलेक्ट्रोलाइट एंड मिनरल्स, स्पेसिफिक इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें, अगर उनमें इनबैलेंस हो गया तो उसकी वजह से जो कार्डियक एक्टिविटी है, इलेक्ट्रिकल इंस्टेबिलिटी हो सकती है, और उसकी वजह से लाइफ थ्रेटनिंग डिसरिथमियाज हो सकते हैं। रिदम में जो PQRST नॉर्मल हो रहा था वो डिसरिदम में चला जाएगा, कोई भी डिसरिथमियाज हो सकता है। वी विल स्टडी द डिफरेंट डिसरिथमियाज फर्दर। सो कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। फिर हमने BUN देखा। BUN कब एलिवेट होता है? जब यूरिन प्रोडक्शन अच्छे से नहीं होता है, मतलब बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट बढ़ रहा है, तब ब्लड के अंदर BUN, ब्लड में यूरिया नाइट्रोजनस वेस्ट से ज्यादा होंगे। बट हार्ट में, किडनी में क्या असर होगा? सो जब भी हार्ट फेलियर हो जाता है सारे मेजर ऑर्गन्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाता, उसमें किडनी भी आ गई। सो किडनी को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो काम कैसे करेगी? ड्यू टू दैट वेस्ट प्रोडक्ट्स ब्लड में इंक्रीज हो जाएंगे। फिर हमने ब्लड ग्लूकोज देखा। जब भी कोई पेशेंट एक्यूट कार्डियक एपिसोड एक्सपीरियंस करता है, ड्यू टू दैट बॉडी स्ट्रेस में चली जाती है, कॉर्टिसोल सिक्रीट होता है, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होता है। फिर हमने बी टाइप नाइट्रीयूरेटिक पेप्टाइड देखा। ये कब इंक्रीज हो जाता है? जब वेंट्रिकल्स एंड एट्रिया ज्यादा स्ट्रेच हो जाते हैं, तो इसकी वजह से वो इंक्रीज हो जाता है। इट इंडिकेट दैट हार्ट फेलियर हो गया है, वो बहुत ज्यादा ओवर स्ट्रेच हो गया है, हार्ट बहुत फेल हो गया है, तो उससे हमें पता चल जाएगा हार्ट फेलियर। फिर हमने चेस्ट एक्सरे देखा। चेस्ट एक्सरे से हमें साइज पता चलेगी हार्ट की, सिल हाउट मतलब बॉर्डर कैसी है उसकी, डिफरेंस कर पा रहे हैं लंग्स एंड हार्ट के बीच में, डायफ्राम के बीच में, वो तो वो पता चलेगा। एंड पोजीशन कौन सी है, लीवो डेक्स्ट्रोकार्डिया कौन सी है, वो पता चल जाएगा। एक्सरे की हमने इंटरवेंशंस देखी। फिर हमने ECG स्टडी किया। ECG इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। P क्या इंडिकेट करता है, PR इंटरवल क्या इंडिकेट करता है, QRS क्या इंडिकेट करता है, QT इंटरवल क्या इंडिकेट करता है, T क्या इंडिकेट करता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। सो हमने ECG एक नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है जिसमें हम कार्डियक एक्टिविटी चेक करते हैं कि क्या है कार्डियक एक्टिविटी। सो वो हमने देखा था। बेसिक्स ऑफ ECG देखे। आपको ये सब याद रखने की जरूरत है कि ईच स्मॉल स्क्वायर कितनी सेकंड के होते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, व्हाट द लेबल्स इंडिकेट। नोट बना के लिख दो, P वेव क्या रिप्रेजेंट करता है, PR क्या है, QRS क्या है, वो सब नोट्स बनाकर लिख दो। ये आपको समझ आना चाहिए। बार बार मैं आपको नहीं बोलूंगी, जब हम डिसरिथमिया स्टडी करेंगे सो आई विल जस्ट सिंपली से PR इंटरवल QRS कॉम्प्लेक्स, तो आपको दिमाग में उस वक्त स्ट्राइक होना चाहिए कि मैम इज टॉकिंग अबाउट दिस थिंग। बार बार मैं आपको एक ही चीज नहीं सिखा पाऊंगी। सो रिमेम्बर दिस थिंग्स, सो आगे आपको डिसरिथमियाज अंडरस्टैंड करने में इजी होगा। ओके, फिर हमने देखा हॉल्टर मॉनिटरिंग। हॉल्टर मॉनिटरिंग इज ऑल्सो ECG, बट इसमें अच्छी चीज क्या है कि पेशेंट वो पहन के
रेगुलर एक्टिविटी भी कर सकता है, हम 24 आवर्स के लिए मॉनिटर कर पाएंगे। एक मॉनिटर होगा जो पेशेंट वेस्ट पर पहन के रखेगा, इलेक्ट्रोड सप्लाई किए होंगे, पेशेंट ऊपर कपड़े पहन के रेगुलर एक्टिविटी कर पाएगा। एंड पेशेंट को एक डायरी मेंटेन करनी होती है सिम्टम्स के बारे में, एक्टिविटीज के बारे में। फिर आफ्टर 24 आवर्स पेशेंट हॉस्पिटल आएगा एंड हम चेक करेंगे कि कब डिसरिथमियाज हुआ था, पेशेंट ने क्या किया था, एंड ऑल दिस थिंग्स हम नोट करेंगे। सिर्फ पानी से दूर रहना है पेशेंट को, ये सिखा दूंगी। फिर हमने देखा इको। इको मतलब इकोकार्डियोग्राफी मतलब यूएसजी ऑफ हार्ट, हार्ट का हम सोनोग्राफी कर रहे हैं। सो एक बाहर से नॉन इन्वेजिव वे में भी कर सकते हैं, इन्वेजिव वे में ट्रांसइसोफेजियल इकोकार्डियो भी हम कर सकते हैं। इसमें सिर्फ पेशेंट को शांति से बैठना होगा, बातें नहीं करनी है, हिलना नहीं है, नॉर्मल ब्रीथ करना है। इससे हम वाल्व एब्नॉर्मलिटीज, हार्ट डिफेक्ट्स, वॉल मोशन, इजेक्शन फ्रैक्शन, कार्डियक फंक्शन कैसा है वो सब चेक कर सकते हैं। फिर हमने स्ट्रेस टेस्ट देखा। स्ट्रेस टेस्ट में भी हमने एक्सरसाइज वाला देखा। स्ट्रेस टेस्ट 3 टाइप के होते हैं, एक्सरसाइज, मेडिकेशन, रेडियो आइसोटोप। हमने एक्सरसाइज वाला देखा, दैट इज ट्रेडमिल स्ट्रेस टेस्ट। वो सबसे कॉमन यूज होता है बिकॉज इट इज नॉन इन्वेसिव। अगर पेशेंट एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा है तो फिर हम मेडिकेशन वाला यूज करेंगे। बट इतना याद रखना है कि मेडिकेशन वाला यूज कर रहे हैं तो पेशेंट को एनपीओ करना पड़ेगा। टीएसटी में एनपीओ होने की जरूरत नहीं है। लाइट ब्रेकफास्ट करना है 1-2 घंटे पहले, इमीडिएट ब्रेकफास्ट करके पेशेंट नहीं आ सकता। टीएसटी में भी इन्फॉर्म कंसेंट लगेगी बिकॉज कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है पेशेंट को। पेशेंट को कैफीन, अल्कोहल वो सबसे दूर रहना है। देन कोई मेडिसिन बंद करनी है या लेनी है, क्या करना है, वो सब पीएचसीपी को या कार्डियोलॉजिस्ट को पूछना होगा। इतना हमें पता होना चाहिए, लाइक थियोफाइलिन है वो 12 घंटे पहले बंद किया जाता है। सीसीबीज एंड बीटा ब्लॉकर्स वो दिन पर ऑन द डे ऑफ टेस्ट हम विथड्रॉल करेंगे, मतलब मॉर्निंग में ले रहा है पेशेंट तो नहीं लेना है, सिंपल। देन लूज क्लोथ पहनने हैं, अच्छे शूज पहनने हैं, और बीच में कुछ भी होता है तो पीएससीपी को बोलना होगा, तो टेस्ट हम रोक देंगे। पोस्ट प्रोसीजर पेशेंट को बोलना है शावर, हॉट शावर नहीं लेना। देन हमने MNPI देखा, मायोकार्डियल न्यूक्लियर परफ्यूजन इमेजिंग। इट इज अ टाइप ऑफ सीटी स्कैन, सीटी स्कैन जैसा मशीन नहीं होता है, मशीन थोड़ा अलग होता है, जिसमें पेशेंट सो जाएगा, हम आईवी से रेडियो एक्टिव मटेरियल इंजेक्ट करेंगे एंड चेक करेंगे कि इजेक्शन फ्रैक्शन कैसा है, कार्डियक मोशन कैसे हो रहा है, हार्ट की एक्टिविटी इन शॉर्ट कैसी है, वो हमें पता चलेगा। प्री प्रोसीजर पोस्ट प्रोसीजर देखा, कंसर्न लेनी है बिकॉज इन्वेसिव है, पेशेंट को बोलना है कि इससे रेडिएशन उतना ज्यादा नहीं लगेगा। आफ्टर प्रोसीजर वाइटल्स चेक करना है, ब्लीडिंग के लिए चेक करना है, फटीग हो सकता है, पेशेंट को पानी पीने के लिए बोलना है, यूरिन आउटपुट चेक करना है, वो सब हम करेंगे। फिर हमने एमआरआई देखा, हार्ट का प्रॉपर इमेजिंग देखेंगे, हार्ट कैसा है, उसकी थिकनेस, चैम्बर साइज, और वो सब हमें एमआरआई में पता चल जाएगा। बट मेक श्योर करना है कि पेशेंट के बॉडी में कोई भी मेटल इम्प्लांट ना हो, नॉट इवन नेल, कुछ भी नहीं होना चाहिए पेशेंट के ऊपर। कोई जो मेटल ज्वेलरी है, रिंग्स है, हेयर पिन्स है, क्लोथ्स में है, सब कुछ रिमूव करना होगा। एंड पेशेंट को बोलना होगा कि क्लॉस्ट्रोफोबिया, आपको क्लॉस्ट्रोफोबिया जैसा लगेगा, यू विल फील दैट यू आर स्टक इन स्मॉल स्पेस, डार्क स्पेस ऐसा आपको लगेगा। देन इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल स्टडी देखा, ये एक ऐसा टेस्ट है जिसमें हम बाहर से कैथेटर इंसर्ट करेंगे, इन्वेसिव प्रोसीजर, एंड पेशेंट को शॉक देंगे। वो कंट्रोल्ड मैनर में दिया जाता है टू चेक कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, कंडक्शन डिफेक्ट्स कहाँ पर है, क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं, अगर यहाँ पर प्रॉब्लम है तो ये ट्रीटमेंट देनी है, वैसे हम आइडेंटिफाई करने के लिए पेशेंट को कैथेटर से शॉक दे रहे हैं। देन ईबीसीटी देखा, ये भी एक सीटी स्कैन जैसा ही है मशीन, एंड पेशेंट को अंदर सुलाया जाएगा एंड डायरेक्टली हम विदाउट इंसर्टिंग एनी कैथेटर, ये नॉन इन्वेसिव है, डायरेक्टली कोरोनरी आर्टरीज कैसी है वो चेक करने को पता चल जाएगा। कोरोनरी आर्टरीज का कैल्सिफिकेशन पता चलता है, जितना स्कोर ज्यादा उतना कोरोनरी आर्टरीज कैल्सिफाइड हो गई है, मतलब पेशेंट को ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। अब एंजियोप्लास्टी करनी ही पड़ेगी, ज्यादा है तो सीएबीजी डायरेक्ट करना पड़ेगा। बट ये बेनिफिट क्या है कि हमें एंजियोग्राफी नहीं करनी पड़ी, इन्वेजन नहीं, इन्वेजिव प्रोसीजर नहीं है, ये नॉन इन्वेजिव है, ना कोई डाई, ना कोई रेडियो आइसोटोप मटेरियल, कुछ भी नहीं। पेशेंट को सिर्फ हमने सुनाया और उसके जो इलेक्ट्रॉन बीम थे उसने स्कोर निकाल कर दे दिया कि इतना स्कोर है ये पर्सन की कोरोनरी आर्टरी का, कैल्शियम सीएससी स्कोर इतना है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? यस और नो? Okay, so be ready for the test on this Saturday. इस सैटरडे अब रेस्पिरेटरी सिस्टम, एनजीआई सिस्टम का तो होगा ही, एंड कार्डियोवेस्कुलर खत्म हो गया तो कार्डियोवेस्कुलर भी इन्वॉल्व होगा। अगर कार्डियोवेस्कुलर नहीं खत्म हुआ है तो कार्डियोवेस्कुलर नहीं होगा, बट वो दोनों चैप्टर तो होंगे ही।
Okay. 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 See you tomorrow at 9 a.m. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am.